अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स और रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नावल सब। तो जी हम लोग का जो अभी नावल चल रहा है अलहंस वन्नास कलम उमैमा शफीक। तो चले जी बढ़ते हैं इस नावल की आज की दूसरी किस्त की जानिब। वो बैठ क्राम से टेक लगाए सर झुकाए बैठी थी, आंखों से मुसलसल आंसू रवा थे। नाइल और माहम एक साइड पर खड़े इसे ही देख रहे थे। अपनी इस हरकत की आप क्या वजाहत देगी? नाइल के चेहरे पर बला की सख्ती थी, वो खामोश आंसू बहाती रही थी। कुछ पूछा है मैंने? इसकी दहाड़ पर माहम और वानिया दोनों ही सहम गई थी। नाइल तुम जानते तो हो कि इसे कुछ याद नहीं रहता। माहम ने दबा दबा सा एहतजाज किया था। मैं सब कुछ अच्छी तरह जानता हूँ। नाइल के अंदाज पर वानिया ने कब से आंखें मींची थी। मैं सच जानना चाहती थी। इसने इनकार नहीं किया था। वो नाइल से झूठ नहीं बोल सकती थी। झूठ? आप महज मुझे तकलीफ़ देना चाहती थी। खुश हो जाइए, आप कामयाब हो गई। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, इसने बेबसी से कहा था। भाई मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। वो तड़प उठी थी। आपकी इस हरकत में आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो नफ़ी में सर हिलाता गुस्से से वहाँ से गया था। अपनी जान से अजीज़ भाई की नाराज़गी पर वो आपे से बाहर हो चुकी थी। वो हिचकियों के दरमियान बमुश्किल उसका नाम ले रही थी। माँ हमने उसे संभाला था, मगर वानिया की हालत ख़राब होती जा रही थी। वो बार बार नाइल को ही पुकार रही थी। माँ हम उसे हौसला दिए फ़ौरन बाहर की तरफ भागी थी। नाइल नाइल। इसके दहलीज पार करने से पहले ही माँ हमने उसे रोका था। वानिया की हालत ठीक नहीं है, तुम प्लीज़ उसे मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे प्लीज़। इसने गोया इल्तिजा की थी। नाइल उसे इस तरह मत झड़को, तुम जानते हो वानिया वो हादसा। बस कर दे फुप्पू, मैं मज़ीद उस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ़ होती है। वो मेरी भी तो कुछ लगती थी ना। उसने बेबसी से नफ़ी में सर हिलाया था। मैं ये भूलना चाहता हूँ, मगर वानिया वो मुझे भूलने ही नहीं देती। इसके चेहरे का इज़्तिराब इसकी बेबसी का मुबोलता सबूत था। माहम नज़रें झुकाए खामोश हो गई थी। वो ठीक ही तो कह रहा था। अगर वानिया तकलीफ़ में थी तो नाइल भी तो अजियत का शिकार था। इस दोनों बहन भाई पर ही किस्मत ने बेतहाशा सितम ढाए थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वानिया चीख चिल्लाकर अपने गम को हल्का कर लेती थी, मगर नाइल वो अंदर ही अंदर कुड़ रहा था। तपती धूप में वो कब्रिस्तान में मौजूद एक कब्र के पास बैठा था। हर तरफ सुकूत था, मगर फिर भी एक अजीब सा खौफ था। वजह शायद वो जगह थी। नाइल की ज़बान भी साकित थी, मगर इसके दिल में एक शोर था। कब्र की मिट्टी पे हाथ फेरते इसकी आंख से एक आंसू गिरा था। वानिया कहती है 4 लोग थे। इसके लब आहिस्तगी से हिले थे। इनमें से एक ने आपके साथ। इसके गले में कांटे चुभे थे, लब नीमवा हुए थे। वो कुछ कहना चाहता था, मगर ज़बान जैसे तालू से चिपक गई थी। मैं नहीं जानता वो लोग कौन थे, मगर मैं वादा करता हूँ हर एक शख्स को ढूंढ कर उसके अंजाम तक पहुँचा कर रहूँगा। अचानक ही इसकी आंखों में लाल खराशें वाज़ेह हुई थी, और उस शख्स को भी जिसने आपको गोली मारी थी वो अहद करता उठा था। वो बिस्तर पर बैठी मुसलसल आंसू बहा रही थी। नाइल की नाराज़गी से वानिया की जान पर बन आई थी। माँ हम कब से इसे तसल्लियाँ दे रही थी, मगर इसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब इसकी नाराज़गी की इतनी ही परवाह है तो क्यों ये हरकत? माँ हम को भी इसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया था। तुम्हें पता है कितना परेशान रहता है वो तुम्हारे लिए, और एक तुम हो। माहम की बात से इसकी हिचकियों में मज़ीद इजाफा हुआ था। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। आप भाई से कहें ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। इसने माहम के हाथ पकड़े इल्तिजा की थी। ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकता वो तुमसे। घर आएगा तो मना लेना, मगर तुम्हें वादा करना होगा दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ। नाइल की नाराज़गी हर चीज़ से ज़्यादा अहम थी। इससे पहले वो दोनों के दरमियान मज़ीद कोई गुफ्तगू होती। मुलाजमा ने दरवाज़ा बजाया था। बीबी जी, ये कोई देख कर गया है। माहम की इजाज़त मिलने पर वो कमरे में दाखिल हुई थी। रफ्ता रफ्ता सारा कमरा मुख्तलिफ तहाइफ से भर चुका था। अपनी इस दोस्त से तो भी कभी मिलवाओ जो तुम्हें हर सालगिरह पे इतनी तहाइफ भिजवाती है। माहम ने मुस्कुरा कर इसकी जानिब देखा था। वानिया मुस्कुरा भी नहीं सकी थी। अगर माहम को पता चल जाता कि ये तहाइफ इसे कोई भिजवाती नहीं बल्कि भिजवाता है तो घर में क़यामत आ जाती। वो इस वक्त इतनी डिप्रेस्ड थी कि इन तहाइफ के बारे में से याद ही नहीं था, वरना हर साल तो वो बेसब्री से इन तहाइफ का इंतज़ार करती थी। माहम के जाने के बाद वानिया फ़ौरन उठकर दरवाज़ा बंद किया। अब वो मुसलसल तहाइफ को उलट पुलट कर देख रही थी। इसकी नज़रें मुतलाशी थी, मगर इस बार इसे वो नहीं मिला था जिसकी वो तलाश कर रही थी। वो मायूस होकर वापस बिस्तर पर बैठी थी। फिर अचानक ही इसकी नज़र बुक्के पर पड़ी थी। आंखों में चमक नमूदार हुई थी। यह देखना तो वो भूल ही गई थी। बहुत ढूंढने पर उसे फूलों के अंदर मौजूद वो ख़त मिल ही गया था। ख़त इस तरह से रखा गया था कि इसके अलावा कोई और
اس خط تک نہ پہنچ سکیں۔ لفافے میں سے خط نکالے، اس نے بے چینی سے خط کھولا تھا۔ بستر پہ بیٹھے اس نے خط پڑھنا شروع کیا تھا۔ اس سب میں وہ اپنا ہر درد، ہر تکلیف بھول چکی تھی۔ تیرے ہجر میں ہم نے صدیاں کاٹی، تیرے عشق میں ہم دیوانے ہوئے، ہم کیا پڑھے تیرے حسن کے قصیدے، تو سراپا لطافت ہے، تیری گھنی زلفیں، تیرے گلابی ہونٹ، تیرے نشے آور آنکھیں، تیرا چاند سا چہرہ، ہر چیز سے قابل ستائش، مگر ہمارا دل تو تیری ٹھوڑی کے ایک تل پر فنا ہے۔ وانیا نے بے اختیاری میں اپنی ٹھوڑی کے تل کو چھوا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی اور گھنی پلکوں کا بوجھ مزید بڑا تھا۔ وہ اسے اپنے بہت قریب محسوس کر رہی تھی۔ فوراً ہی سر جھٹکتے اس نے واپس خط کھولا تھا۔ کیسی ہو؟ وانیا کے لب اس کی لکھی کوئی تحریر دہرا رہے تھے، بہت زیادہ ناراض۔ اس کے دل نے فوراً جواب دیا تھا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو۔ وانیا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ تھوڑا مصروف تھا، بس اسی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ وانیا مدہم سے مسکرائی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے مائی لو۔ وانیا کا چہرہ شرم سے گلال ہوا تھا۔ لیکن ایک شکایت بھی ہے مجھے تم سے۔ وانیا کے چہرے کی مسکراہٹ فوراً سمٹی تھی۔ تم نے کیوں خود کو نقصان پہنچایا؟ وانیا نے لاشعوری طور پر ارد گرد دیکھا تھا۔ میں وہاں نہیں ہوں وانیا، مگر میں پھر بھی تمہارے بہت قریب ہوں، بہت قریب۔ وہ وہاں نہیں تھا، مگر وانیا اس کی لکھائی سے ہی اس کے چہرے کے سخت تاثرات کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ تم صرف میری ہو وانیا، دوبارہ خود کو تکلیف پہنچانے کا سوچنا بھی مت۔ وانیا منہ بسور گئی تھی۔ اس کی سالگرہ پر بھی اسے سب سے ڈانٹ پڑ رہی تھی۔ اس نے خط کو وہیں ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ اچانک ہی اسے اپنا فون یاد آیا تھا جو اس نے ریکارڈنگ کے لیے رکھا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی بک شیلف کی طرف گئی تھی۔ جلے ہوئے ہاتھوں سے اس نے بمشکل فون کو اٹھایا۔ نہ جانے کیوں وہ خط تلاش کرتے ہوئے اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوا تھا، مگر اب وہ تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ بستر پہ بیٹھے اس نے ریکارڈنگ آن کی۔ جیسے جیسے وہ ویڈیو دیکھتی جا رہی تھی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی۔ فون بند کیے وہ منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا یہ وہ خود تھی؟ آخر کس طرح نائل اور ماہم اسے سنبھالتے ہوں گے؟ کچھ دیر رونے کے بعد اس نے ہمت جمع کر کے ایک بار پھر فون اٹھایا۔ اب وہ ویڈیو کو روک روک کر دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا تھا سوائے دو ناموں کے، شاہین اور نین۔ اس کا مطلب میں یہ نام ایسے ہی نہیں لیتی، اس کے پیچھے یقیناً کوئی کہانی ہے۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ماہم اور نائل تو اسے کبھی کچھ نہیں بتانے والے تھے، مگر ایک شخص ایسا تھا جو اسے سب بتا سکتا تھا، شاہین۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ کچھ دنوں بعد وانیا کا رو کا برا حال تھا، جس کی وجہ سے نائل کو اسے معاف کرنا ہی پڑا۔ وہ اس سے ناراض رہ ہی نہیں سکتا تھا، بس اس وقت وہ کافی غصے میں تھا۔ گھر کے تمام مکین ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ تیاری کر لی آپ نے؟ کس چیز کی؟ وانیا حیران ہوئی۔ یونیورسٹی جانے کی؟ کل سے کلاسز سٹارٹ ہے نا؟ نائل نے سرسری سے انداز میں کہا، جبکہ وانیا کو تو سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ مگر میں نے تو پڑھ لیا ہے نا۔ ابھی کہاں میرا بچہ، صرف 2 ہی تو سیمسٹر پاس کیے ہیں آپ نے۔ نائل نے پیار سے اس کی گال کو چھوا تھا، وہ بھی رو کر۔ ماہم نے اس کی گفتگو میں اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ یہ زیادتی ہے بھائی، آپ نے کہا تھا بس یہ آخری سیمسٹر ہے۔ وہ احتجاج پہ ادھر آئی تھی، اور احتجاج جائز بھی تھا، کیونکہ نائل نے اسے ہر بار کی طرح یہی کہا تھا، بس اس دفعہ پاس ہو جاؤ، پھر پڑھائی چھوڑ دینا میری جان، یہ والا پکا آخری ہے۔ نائل نے چہرے پر سنجیدگی سے جائے اسے یقین دلانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ جھوٹ، پہلے آپ نے کہا تھا کہ میٹرک کر لو پھر آگے مت پڑھنا۔ میں نے اتنی مشکل سے پڑھ کے امتحان پاس کیا، اور آپ نے میرا داخلہ کالج میں کروا دیا، پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں۔ اب بس ہو گئی، میں مزید نہیں پڑھ سکتی۔ وہ دنیا کا ہر کام خوشی خوشی کر سکتی تھی، مگر پڑھائی سے وہ ہمیشہ ہی جی چڑاتی تھی۔ پڑھنا نہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ نائل نے دھیمے لہجے میں استفسار کیا تھا۔ شادی کرنی ہے؟ دل زور و شور سے جواب دینے کو بے تاب تھا، مگر زبان سے الفاظ ادا کرنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی یونی، مگر میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ آپ کو شادی کرنی ہوگی۔ نائل کی شادی کے بعد ہی تو اس کا نمبر آنا تھا، مگر یہ بات اس کے گھر والوں کو کون سمجھائے؟ میری شادی کا آپ کی پڑھائی سے کیا تعلق؟ وہ اچھا خاصا جھنجھلایا تھا۔ تعلق ہے، اور بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ ضد پر اڑ گئی تھی۔ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کل یونیورسٹی جا رہی ہیں۔ نائل کے سخت لہجے پر وہ محتاط ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، مت کرے شادی، گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھے ہوتے رہے۔ میری ایک اور شرط ہے، ایسے نہیں تو ویسے صحیح، مگر اسے اپنا کام تو کروانا ہی تھا۔ ان دونوں بھائی بہنوں
इन दोनों बहन भाइयों की नोक-झोंक से माहम बेजार हो गई थी, लिहाजा वो उठकर अपने कमरे की जानिब चली गई थी। कैसी शर्त? नाइल ने गहरी सांस खारिज करते पूछा था। आज रात मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाना है, आप मना नहीं करेंगे? प्लीज़ भाई, आप जितने गार्ड्स कहेंगे मैं साथ ले जाने को तैयार हूँ, और सानिया भी तो मेरे साथ होगी ना। नाइल को कुछ कहने से पहले ही इसे एक मजबूत दलील पेश की थी। आपको अगर कहीं घूमने जाना है तो मैं ले जाता हूँ, वो इसे रात के वक्त कैसे अकेले जाने दे सकता था। ठीक है भाई, मैं कहीं नहीं जाती, वैसे भी मैं तो हुई पागल और आप लोगों पर बोझ, बस मुझे किसी पागल खाने में छोड़ा है। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार इसकी आंख से 2 मोटे मोटे आंसू बह ही गए थे। वानिया, नाइल तो इसकी बात और इसके आंसू देखकर फौरन ही तड़प उठा था। लोगों को दर्दनाक मौत देने वाला, इसकी चीख और पुकार को किसी खाते में ना लाने वाला मर्द आज अपनी बहन के एक छोटे आंसू पर तड़प उठा था। आपने ऐसा सोचा भी कैसे? आपने ये क्यों कहा? नाइल के लहजे में बेबसी ही बेबसी थी। ठीक है, चली जाइएगा। इसने हार मानी थी। वानिया के दिल में एक सुकून सा उतरा था। पार्टी तो सिर्फ एक बहाना था, असल में तो इसे शाहीन से मिलना था। वानिया बहुत तेज़ ड्राइव करते गाड़ी को मुख्तलिफ पेचोखमदी सड़कों पर गुजार रही थी। ये तुम क्या कर रही हो वानिया? आयज़ा को मलिकुल मौत सामने नज़र आ रहा था। गार्ड्स और सानिया को चकमा देना वानिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो इस काम में माहिर थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि इस हरकत के बाद इस पर पाबंदियाँ मज़ीद बढ़ जाएगी, मगर इसे इस सब की परवाह ही कहाँ थी। अब इस माहौल की आदी हो गई थी। शाहीन को बुला रही हूँ, वानिया ने तीखी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए गाड़ी की स्पीड फुल कर दी थी। ये तुम शाहीन को बुला रही हो या मलकुल मौत को? मैं जब जब मुसीबत में होती हूँ मुझे बचाने ज़रूर आता है। इसे यकीन था कि वो आज भी आएगा। ये असल ज़िंदगी है, कोई नावल, ये ड्रामा नहीं जो तुम्हारा हीरो तुम्हें बचाने के लिए आ जाएगा। और चलो फ़र्ज़ करो ऐसा है भी तो मैं इस रिस्क पर अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती। आयज़ा को इस पागल लड़की के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। वानिया अफंदी नाम है मेरा, जो एक बार ठान लेती हूँ वो करके रहती हूँ। सुनसान सड़क पर एक यू टर्न पर इसने गाड़ी मोड़ी थी। वो बैलेंस मेंटेन नहीं रख सकी थी। सामने मौजूद एक बहुत बड़े साइज़ के पेड़ से गाड़ी टकरा गई थी। वानिया का सर स्टीयरिंग से टकराया था। इसके बाद कुछ भी हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। नाइल आज काफ़ी दिनों बाद फार्म हाउस आया था। स्नेहा का दिल इसके बगैर बहुत उदास था। वो लाख जालिम सही, मगर उसकी मोहब्बत था। अब वो अच्छी बीवियों की तरह इसका दिल जीतने की कोशिश करना चाहती थी। इसके इस फैसले पर कोई भी शख्स यकीन न करता कि इसने सारी उम्र बैरून मुल्क में गुजारी है। नाइल के कमरे में आते ही स्नेहा ने मुस्कुराकर इसका इस्तकबाल किया था। इसे अपने कमरे में देखकर इसका पारा हाई हुआ था। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाऊं? कुछ दिनों पहले दी गई डोज का असर तो बिल्कुल ही ज़ाइल हो गया था। ना तो वो नज़रें झुकाकर बात कर रही थी, ना ही उसे आप कह रही थी। नाइल मुसलसल अपनी पेशानी मसलते इसके करीब गया था। इसे बगैर कुछ समझने का मौका दिए नाइल ने इसे बालों से दबोचे खुद से करीब किया था। साथ ही साथ अपनी कोट के अंदरूनी जेब से चाकू भी निकाला था। स्नेहा की आंखों में खौफ वाज़ेह था। जो आंखें मेरे सामने झुक नहीं सकती, इन आंखों का मैं क्या करूँगा? वो चाकू को स्नेहा की आंखों के करीब ले गया था। नहीं प्लीज़। इसने सख्ती से आंखें मीची थी। इस पागल शख्स का कोई भरोसा नहीं था, वो कुछ भी कर सकता था। आज के बाद अगर तुम्हारी ये नज़रें उठी तो अपने अंजाम से तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो। नाइल ने इसे बिस्तर पे धक्का दिया था। इसकी आंखों से पानी बहते झरने की तरह बिस्तर पे गिर रहा था। वो गलत थी। वो कभी भी इस शख्स को खुद से मोहब्बत करने पे मजबूर नहीं कर सकती थी। वो एक निहायत ही सफ़ाक और दरिंदा सिफत इंसान था। उठो और जाओ जाकर खाना बनाओ। नाइल ने इसे बाजू से दबोचे अपने मुकाबिल खड़ा किया था। खाना तैयार है। नज़रें झुकाई वो मिनमिनाई थी। मैंने कहा जाओ जाकर खाना बनाओ। इसकी दहाड़ पर वो हमेशा ही की तरह आज भी बुरी तरह सहमी थी कि क्या बनाऊं। सवाल बामुश्किल हलक से निकला था, मगर पूछना ज़रूरी भी था, वरना इस जालिम शख्स का क्या भरोसा कहीं इस बात को बहाना करके इसे मज़ीद टॉर्चर न कर दें। क्या बनाना आता है तुम्हें? चाइनीज़ अच्छा बना लेती हूँ। इसकी आवाज़ इस कदर धीमी थी कि नाइल बामुश्किल सुन सका था। देसी फूड बना लेती हो? तवक्को के ऐन मुताबिक स्नेहा ने नफ़ी में सर हिलाया था। नाइल की आंखों में चमक उभरी थी। मैं तो सिर्फ देसी ही खाता हूँ। जाओ जाकर बनाकर लेकर आओ। स्नेहा तो नज़रें उठाकर इसका मुंह भी नहीं देख सकती थी। 4-5 डिशेस बना लेना। वो बुत बने वहीं खड़ी रही। वो शख्स वाज़े तौर पे इसे तंग कर रहा था। जब वो कह चुकी थी कि उसे देसी खाना बनाना नहीं आता तो फिर क्यों उसे वही बनाने का कह रहा था। जाओ। स्नेहा दरवाजे की जानिब भागी थी। सुनो। दरवाजे तक पहुँचते इसके कदम रुके थे, मगर वो पलटी नहीं थी। अगर कोई एक भी डिश ख़राब हुई ना तो तुम्हारी उंगलियां काटने में 1 सेकंड ज़ाय नहीं करूँगा। स्नेहा ने फ़ौरन अपने हाथों की जानिब देखा था। क्या कसूर था इस मासूम और छोटी उंगलियों का जिन्हें वो काटने की धमकियाँ दे रहा था।
होता ना ये लंदन तो बताती, मैं इस शख्स को अभी तक जेल में पड़ा सड़ रहा होता। किचन में आते ही वो अपनी भड़ास निकाल रही थी। नाइल के सामने तो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी इसमें, मगर कम से कम वो अकेले में तो अपना गुस्सा निकाल ही सकती थी। 2 घंटे की अनथक मेहनत के बाद इसने खाना तैयार कर ही लिया था। नाइल डाइनिंग टेबल पर बैठते ही इसने खाना लगाया। अपने सामने चाइनीज़ फूड देखकर नाइल के माथे पे तेवरी चढ़ी थी। मैंने देसी बनाने की कोशिश की थी मगर वो कुछ और ही बन गया। इससे तकरीबन 10 कदम की दूरी पर खड़े होते स्नेहा ने आहिस्तगी से कहा था, इसकी खराब किस्मत, वो तो नज़रें उठाकर शख्स के चेहरे के तासुरात भी नहीं देख सकती थी। कहाँ है देसी फूड? उसकी आवाज़ से इसके चेहरे के तासुरात का अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल था। स्नेहा का दिल चाहा कि वो एक चोर निगाह तो इस पर डाल ही ले, मगर फिर अपनी मासूम और बेगुनाह आंखों का सोचकर इसने अपना इरादा ना सिर्फ तर्क किया था बल्कि अपने दिल को बुरी तरह डपटा भी था। स्नेहा छोटे छोटे कदम उठाती इसके करीब गई थी, मगर थोड़ा फासला अब भी बरकरार था ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो वहाँ से आसानी से भाग सके। हाय इसकी खराब किस्मत, इसने भागकर जाना ही कहा था। खैर दिल तो मासूम था, अपनी हिफाजत के लिए कुछ सोचना तो था ना उस दिल ने। इसने अब एक बर्तन के ऊपर से ढक्कन हटाया था, फिर दूसरे और फिर तीसरे। खाने की हालत देखकर नाइल के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। न जाने इस लड़की ने क्या बनाया था। कम से कम वो देसी खाना तो हरगिज़ नहीं था, बल्कि वो तो खाना भी नहीं था। आज चाइनीज़ से काम चला लेते हैं, मगर अगले 2 दिन में तुम्हें देसी फूड बनाना सीखना है। स्नेहा के कंधों से जैसा बोझ उतरा था। इसने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया था, आज वो बच गई थी। आओ बैठो। ये आवाज़ नहीं थी, ये सहर था जो स्नेहा के दिल और दिमाग पर तारी हुआ था। इसके दिल ने बीट मिस की थी। इसका शौहर इतना भी बुरा नहीं था। स्नेहा ने कुर्सी घसीटते इसके पास बैठी तो इसने अभी अपनी प्लेट उठाई थी कि नाइल की आवाज़ इसके कानों में गूंजी थी। बैठने का कहा है, खाना खाने का नहीं। स्नेहा का हाथ वहीं रुक गया। हमारे यहाँ जब तक घर के मर्द खाना नहीं खाते तब तक घर की औरतों को पानी पीने की भी इजाज़त नहीं होती। स्नेहा का दिमाग भग से उड़ा था। ये कैसी सकाफत थी? इस बारे में तो वो कुछ भी नहीं जानती थी। इसने ना सिर्फ प्लेट वापस रखी थी बल्कि अपनी राय भी नाइल के बारे में तब्दील कर ली थी। इसका शौहर हद से ज़्यादा बुरा था, बिल्कुल कड़वे करेले जैसा। कड़वा करेला। वो दिल ही दिल में इसका नाम सोचकर खुश हुई थी। आखिरकार वो इसे नया नाम देने में कामयाब हो गई थी। नाइल ने खामोशी से खाना खाया था। ना तो इसने खाने में कोई मेन मेक निकाला था, ना ही इसने कोई काबिल सताइश जुमला कहा था। इसने इस खामोशी पर राज़ी थी, बल्कि वो बेहद खुश थी। वो खाना खाकर फारिग हुआ तो इसका फ़ोन बजा था। फ़ोन उठाते ही इसके चेहरे पर इस्तराब छाया था। वानिया। वो फ़ौरन उठकर वहाँ से भागा था। इसके चेहरे पर इस कदर फ़िक्रमंदी देखकर स्नेहा भी परेशान हो गई थी। इससे कुछ पूछने का तो कोई फ़ायदा था नहीं। आखिरी चीज़ जो इसके दिमाग में खटकी थी वो एक लड़की का नाम था, वानिया। इस स्नेहा के लबों ने हरकत की थी। इसका जहन अब मुख्तलिफ ख़यालात बुन रहा था। कहीं नाइल के इस रवैये के पीछे कोई लड़की तो नहीं। स्नेहा ने फ़ौरन सर झटका था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसने खुद को तसल्ली दी थी। वो इस हरजाई का हर सितम बर्दाश्त कर सकती थी, मगर शराकतदारी इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। वानिया की आंख अस्पताल के बिस्तर पर खुली थी। इसे अपने सर में ठेस सी उठती महसूस हुई थी। इसने अपना हाथ हिलाने की कोशिश की थी, मगर इसके हाथ पर एक ड्रिप लगी हुई थी तो दूसरे हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। आखिरी चीज़ जो इसे याद थी वो गाड़ी का पेड़ से टकराना था। होश में आने के बाद इसका ख्याल तो बहुत रखा गया था, मगर नाइल और माहम दोनों ही इससे बातचीत बंद कर दी थी। 2 दिन अस्पताल में एडमिट रहने के बाद वानिया को घर ले जाया गया था। न सिर्फ इसका घर से बाहर जाना बंद हुआ था, बल्कि इसके बिस्तर से उठने पर भी पाबंदी लग चुकी थी। खैर ये सब तो इसके तवक्को के ऐन मुताबिक था। इसका असल मकसद तो शाहीन से बात करना था, जो कि यकीनन पूरा हो चुका था। सबके कमरे से बाहर जाते ही इसने झपके से अपने हाथ में पहना ब्रेसलेट उतारा। अब वो ब्रेसलेट के हर एक कोने को छू कर देख रही थी। अपनी उंगलियों को पोरों से वो कुछ खोज रही थी। एक जगह से कुछ चुभा था। वानिया ने जल्दी से अपने अंगूठा वहाँ रखा था। वो ब्रेसलेट 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था। उसके अंदर एक छोटा सा खत था जो कि वानिया ने ही रखा था। ये उसका और शाहीन का बात करने का अंदाज़ था। वो कभी इसके सामने नहीं आता था, मगर हमेशा इसे हर मुसीबत से बचाता था। काफ़ी साल पहले एक दफ़ा इसका एक्सीडेंट हुआ था। जब इसे होश आया था तो इसने अपने पास ये ब्रेसलेट मिला था। वो इतनी ज़हीन तो थी कि ब्रेसलेट की बनावट से ही अंदाज़ा लगा ले कि वो महज एक आम ब्रेसलेट नहीं था। आधे घंटे की मेहनत के बाद इस ब्रेसलेट के खोलने में वो कामयाब हो ही गई थी। इस पर अपने अंगूठे का निशान सिक्योरिटी के तौर पर इसने खुद ही लगाया था, ताकि इसके अलावा इसे कोई और न खोल सके। वो जब भी
मुसीबत में होती थी शाहीन ना सिर्फ इसे बचाता था बल्कि इसे हौसला भी देता था। ज़रूरत पड़ने पर वो इसे मशवरा भी देता था और वानिया इस पर अमल भी करती थी। आहिस्ता आहिस्ता इसे शाहीन की आदत होती जा रही थी। वो इसे बगैर देखे बगैर जाने भी इसके लिए कुछ महसूस कर रही थी। कोई एहसास था जिसे समझने से वो कासिर थी। पिछले 2 साल से वो इसे मिलने के लिए उल्टे सीधे रास्ते अख्तियार करती थी। वो जानबूझकर ख़ुद को मुसीबत में धकेलती थी ताकि वो आकर उसे बचा ले, और साथ ही साथ वो खुद से एक ख़त भी रखती थी जिसका जवाब उसे मिल जाता था। ब्रेसलेट से ख़त निकाले वानिया ने इसे खोला था। नैन कौन है और कहाँ है? वानिया ने अपने लिखे गए अल्फाज दोहराए थे। असल झटका तो उसे जवाब पढ़कर लगा था। मुझे अपनी तरह फारिग मत समझो बेवकूफ़ लड़की, यह आखिरी बार है। आज के बाद मुझसे कोई अच्छी उम्मीद मत रखना। वानिया का तो मुंह ही खुल गया था खड़ूस। वानिया ने खत की बॉल बनाए और एक तरफ फेंकी। एक तरफ मेरे लिए तहाइफ भिजवाता है, मेरे हुस्न पर शायरी लिखता है, और दूसरी तरफ इसे गुस्सा आया था। आयज़ा को ज़्यादा चोटें नहीं लगी थी मगर वानिया की हालत उससे ज़्यादा ख़राब थी। आज इतने दिनों बाद वो वानिया से मिलने इसके घर आई थी। ये मुलाकात नाइल की गैर मौजूदगी में हो रही थी। इस हादसे के बाद वो तो कभी भी वानिया को आयज़ा से ना मिलने थे। इसके मुताबिक यकीनन आयज़ा ने ही वानिया को वर्गलाया होगा, वरना इसकी बहन तो बेहद मासूम है। इस बेचारी को तो दुनियादारी की कोई खबर ही नहीं है। बहुत ही खड़ूस शख्स है। वानिया की दुहाइयाँ वानिया की दुहाइयाँ कब से जारी थी? एक तरफ इतनी मोहब्बत और दूसरी तरफ इतनी बेरुखी। वो हमेशा से ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इसके जवाब वानिया को हमेशा ही तैश दिलाते थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 2 अलग अलग लोग हो। आयज़ा ने अपनी राय दी थी। हाँ, हो भी सकता है। वानिया खुद भी कंफ्यूज थी। नहीं, वो शाहीन ही है। इसने सच झटकते खुद को यकीन दिलाया था। शाहीन कभी भी मेरे सामने नहीं आया, ना ही वो शख्स। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वही शाहीन है। दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। आयज़ा ने आंखें घुमाई थी। वैसे ये कुछ अजीब सा नाम नहीं है? मेरा मतलब है शाहीन। ये कैसा नाम हुआ? इतना अच्छा नाम तो है। वानिया ने बाकायदा बुरा मनाया था। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि इसका नाम शाहीन है? इसने खुद बताया है तुम्हें। इस ब्रेसलेट नुमा चीज़ पर ख्वाब बना हुआ है और मुझे ख्वाब में भी एक शख्स दिखता है जिसे मैं शाहीन कह कर बुलाती हूँ, और उस वीडियो में भी मैं यही नाम ले रही थी और तुमने अख़ज़ कर लिया कि उसका नाम शाहीन है। वानिया की तायद पर आयज़ा ने अपना सर पीटा था। शाहीन के चक्कर में कहीं किसी गलत शख्स के हाथ ना लग जाना। आयज़ा ने इसे समझाया था। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे कोई गलत शख्स ही मिले। दोनों हाथ मस किए। वो एक्साइटेड होकर इसकी तरफ झुकी थी। मतलब इसकी जानिब देखी। वो कुछ देर लब को चलती रही, फिर इसने एकदम ही दुआ के लिए हाथ उठाए थे। अल्लाह पाक, मैं ये सीधी सादी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे एक पुरक़द्र ज़िंदगी चाहिए। मुझे 9 से 5 काम करने वाला शख्स नहीं चाहिए। मुझे एक गुंडा चाहिए। वो आंखें बंद किए मुसलसल हिल हिल कर दुआ मांग रही थी। आयज़ा ने वानिया की अकल पर मातम किया था। इसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी? नहीं अल्लाह जी। अपनी तेज़ चलती ज़बान की रवानी का एहसास होते ही इसने फ़ौरन आंखें खोली थी। गुंडा नहीं चाहिए अल्लाह जी। गुंडे तो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं होते। मुझे ना एक खुश शक्ल अमीर हैंडसम सा इंसान चाहिए, बिल्कुल जैसे कोई डॉन या माफिया टाइप। वो हाथ फैलाए जो दुआ कर रही थी। अगर इसे इल्म होता कि ये दुआ इसे कितनी महंगी पड़ने वाली है तो वो ख्वाब में भी ये दुआ ना सोचती। तुम्हें तो शाहीन से मोहब्बत नहीं थी? आयज़ा की आवाज़ इसकी सोचों का तिलिस्म टूटा था। मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, मुझे बस उसे जानने का तजस्सुस है। इसकी शख्सियत मुझे पुरअसरार लगती है। हाँ, मगर मैं जब इसके दिए गए तहाइफ और खतूत के बारे में सोचती हूँ तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है। बिस्तर पर बैठे सामने ड्रेसिंग टेबल पर बने आईने में अपना हसीन सरापा देखकर इसके लबों पर उदास मुस्कुराहट छाई थी। आयज़ा के जाने के बाद माहम काफ़ी देर वानिया के पास बैठी रही थी। इसे खाना खिलाने के बाद माहम ने इसे दवाई दी थी। वानिया ने आंसुओं का ऐसा जाल बिछाया था कि नाचार माहम को पिघलना ही पड़ा था। फुप्पू, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। मेरी क्या कोई बड़ी बहन थी? इसके सवाल पर माहम चौंकी थी। नहीं, मेरा मतलब है अगर मेरी कोई बड़ी बहन होती तो कितना मज़ा आता ना, या फिर कोई जुड़वा बहन। इसने फ़ौरन अपनी बात तब्दील की थी। वो नहीं चाहती थी कि माहम को बिल्कुल भी शक हो। माहम कुछ देर वानिया को देखती रही, फिर अचानक ही वो हंस दी थी। इतनी फजूल बातें कहाँ से आती है तुम्हारे दिमाग में? वानिया मुँह बिसोरे खामोश हो गई थी। गलती इस ही की थी। आखिर वो कैसे माहम से किसी तसल्ली बख्श जवाब की तवक्का रख सकती थी? ना तो माहम इसे कुछ बताने की रवादार थी, ना नाइल, और अब तो शाहीन भी। यानी इस राज की तलाश इसे खुद ही करनी थी। चलो तैयार हो जाओ।
साथ वाले पार्क चलते हैं, तुम्हारे भाई के सख्त ऑर्डर्स है कि तुम्हें चहलकदमी करवाई जाए। वानिया की आंखें छलकने लगी थी। वो इससे नाराज़ ज़रूर था मगर बेखबर नहीं। इस बंद तहखाने में मशअलों की मध्यम सी रोशनी थी। एक मखसूस कमरे में खड़े वो 4 दरिंदे मासूम लोगों की ज़िंदगी इससे छीनने की प्लानिंग कर रहे थे। हम मस्जिद में बम प्लांट करेंगे। एलेक्स ने एक छुरी नक्शे के एक हिस्से पर रखी थी। नहीं, हम ये नहीं करेंगे। डेविड की आवाज़ पर एलेक्स, जेम्स, यहाँ तक कि मारिया ने भी चौंक कर इसकी तरफ देखा था। तुम्हें मुसलमानों से कब से हमदर्दी होने लगी डेविड? एलेक्स ने माथे पर तेवरी चढ़ाई अजीब सी नज़रों से उसे घूरा था। मुझे किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। इसके लबों पर मायने ख़ैज़ मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। मैं तो बस ये कह रहा हूँ, हम मस्जिद के बजाय मज़ार पे बम प्लांट करेंगे। एलेक्स के हाथ से छुरी पकड़े वो नक्शे के दूसरे कोने तक ले गया था। मस्जिद तो खाली रहती है मगर मज़ार, वहाँ तो हमेशा लोगों का हुजूम रहता है। डेविड की आंखों में चमक थी, सब कुछ फना कर देने की चमक। हम जुमे के दिन ये धमाका करेंगे। इस दिन तो काफ़ी लोग मस्जिद में मौजूद होते हैं। मारिया की बात पर डेविड ने नफ़ी में सर हिलाया था। ज़्यादा से ज़्यादा कितने? 100, 150 बस। मगर हम अगर मज़ार पर हमला करेंगे तो वहाँ लोगों का हुजूम इकट्ठा रहता है। मुसलमान अपने रब को सजदा करने के बजाय कब्रों पर झुकते हैं, शिर्क करते हैं। वह तमस पुराना हंसा था। अब वक्त आ गया है इन मुसलमानों को इनके पैरोकारों की कब्रों के समेत फना कर दिया जाए। डेविड की बात मुकम्मल होते ही वहाँ मौजूद सब अफराद के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रेंग आई थी। यही तो इनका काम था, मुल्क को तबाह व बर्बाद करना, मासूम लोगों की जानें लेना, लड़कियों और ड्रग्स की स्मगलिंग करना और हर किस्म का शैतानी काम करना। गाड़ी वीराने में एक घर के पास रोके एलेक्स अंदर दाखिल हुआ था। घर काफ़ी बोसीदा था, बिल्कुल खंडरनुमा। घर के अंदर दाखिल होते ही इसने अपने कदम स्टोर रूम की जानिब बढ़ाए थे। स्टोर रूम का लॉक खोलते हुए दबे कदमों अंदर दाखिल हुआ था। एक अलमारी के करीब पहुंचते ही इसने अलमारी खोले, अंदर छुपा हुआ एक बटन दबाया। दीवार 2 हिस्सों में तकसीम हुई थी। दीवार के उस पार एक छोटा सा कमरा था जिसे बहुत नफासत से सजाया गया था। ये घर भी इनके तहखाने के तर्ज का था। बिस्तर पर लेटे वजूद को देख इसके चेहरे पर उदास मुस्कुराहट बिखरी थी। वो चित लेटा हुआ मुसलसल छत को घूर रहा था। बड़ी हुई शेप, बिखरे हुए सफ़ेद बाल और उजड़ी हुई आंखें। कैसे हो सैम? कोट का बटन खोले वो उसके पास बैठा था। इसके इशारे पर वहाँ मौजूद शख्स अदब से आंखें झुकाए बाहर गया था। एलेक्स ने सैम की देखभाल के लिए अपने भरोसे का एक आदमी रखा था। वो बगैर किसी हिस्सो हरकत के छत को घूरता रहा था। इतने साल बीत गए, तुम अभी तक शौक मना रहे हो? उठ जाओ सैम, प्लीज़ उठ जाओ। वो डेविड अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं चाहता हूँ कि तुम लौट आओ और वो तुमसे ज़्यादा ख़तरनाक है। मुझे उससे खौफ महसूस होता है। तुम होश में आ जाओ प्लीज़। इसके लहजे में बेबसी के साथ साथ नमी भी घुली थी। भूल जाओ उस लड़की को, जो कुछ हुआ भूल जाओ। तुमने तो हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतारा है, तो फिर तुम क्यों उस लड़की को मारी गई एक गोली को नहीं भूल पा रहे हो? मौत उसका मुकद्दर थी। एलेक्स ने सैम के मुंजमद और बेहरकत हाथ पर अपना हाथ रखा था। ठीक है, मत बोलो। एलेक्स ने गहरी सांस खारिज की, हार मानी थी। चलो तुम्हारा पसंदीदा जगह पे चलते हैं। अचानक ही सैम की बंजर आंखों में चमक उभरी थी। इसे अपने आदमियों की मदद से गाड़ी में बिठाई वो गाड़ी को फर्राटे से आगे बढ़ा गया था। वो पार्क के खुशगवार मौसम में मुसलसल टहलते हुए व्हील चेयर पर बैठे सैम से बातें कर रहा था। फिर अचानक ही फ़ोन कॉल आने पर वो सैम को वहीं छोड़े वहाँ से गया था। सैम ने ज़बान से कुछ नहीं कहा था मगर इसकी आंखें मुस्कुरा रही थी। यही तो वो जगह थी जहाँ वो पहली बार दीदार यार हुआ था। वो आंखें बंद किए इस हवा की ताजगी को इसे महसूस कर रहा था। तभी एक हंसी की खनक इसकी तख़य्युल में इर्तिआश पैदा हुआ था। बंद आंखों के साथ इसके चेहरे पर इज़्तिराब छाया था। ये खनक इसे कहीं पास से ही सुनाई दे रही थी। सैम ने पट से आंखें खोली थी। तेज़ हवा का झोंका इसे वही मुंजमद कर गया था। सामने बेंच पर बैठी वो लड़की उसे साकित कर गई थी। वो सांस लेना भूल गया था। इसकी पलकें झपकने से इनकारी थी। भूरे लंबे बाल, दुधिया रंगा सत्वा नाक और थोड़ी पर गहरा सियाह तिल। वो वही थी। हाँ, वो वही थी। गुलाबी रंग के सूट में मलबूस वो हसीना वही तो थी जिसके एक दीदार के पीछे वो दीवाना था। माहम को अपनी एक सहेली मिल गई थी जिससे बात करते करते वो दूसरी तरफ चली गई थी, जबकि वानिया पार्क में मौजूद एक बच्चे से बात करने में मसरूफ़ थी। वो चेहरे के मुख्तलिफ ज़ाविये बनाए, ठोड़ी पर हाथ रखे इस बच्चे के साथ महव गुफ्तगू थी। किसी की नज़रों के एहसास के तहत वानिया ने अपनी दाएं तरफ देखा। व्हील चेयर पर मौजूद शख्स को अपनी तरफ देखते वानिया मुस्कुराकर हाथ हिलाया। अब वो
कदम कदम चलती उस तक गई थी। चोट लगने की वजह से इसे चलने में दुश्वारी हो रही थी। उस शख्स तक पहुँचे, वो नीचे ज़मीन पर बैठी थी। किसी को चोरी छुपे देखना गुनाह है। वानिया ने आंखें छोटी किए उसे घूरा। सैम को ठंडे पसीने आने लगे। ये वही आवाज़ थी, चाशनी भरी मीठी आवाज़। लेकिन खैर, आपकी उम्र की वजह से आपको माफ़ किया। वानिया ने एक अदा से बालों को झटका दिया था। मेरे ख्याल से आप काफ़ी हैंडसम है आप, बस थोड़ा सा हुलिया दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अपनी बातूनी फितरत के पेश नज़र वो किसी अनजान से भी घुल मिल जाती थी, और इस तरह घुल मिल जाने के सबब से अहम वजह नाइल की पाबंदियाँ थी। इस शख्स के लब नीमवा हुए थे। वो कुछ कहना चाहता था। नैना, इतने सालों बाद इसने नाम लिया था भी तो किसका? उस दुश्मन जान का। मैं नैना नहीं, वानिया हूँ। वानिया ने मुस्कुराकर अपना तारुफ करवाया था। इस बार सैम बगौर इसके चेहरे के हर एक नक्श को देखा था। वो सही कह रही थी, वो नैना नहीं थी। इतने सालों बाद नैना इतनी जवान कैसे रह सकती थी? वो इसकी बातूनी फितरत। नैना तो खामोश तबीयत इंसान थी, और सबसे बड़ी बात इसके चेहरे की बनावट। नैना का चेहरा बैजवी था, जबकि उस लड़की का चेहरा गोल था। बस एक फ़र्क, यही फ़र्क था इन दोनों में। मगर सवाल ये था कि ये हूबहू नैना की शक्ल सूरत दिखने वाली लड़की आखिर थी कौन? हाथ में कॉफ़ी का मग पकड़े वो टांग पर टांग जमाए कुर्सी पर बैठा था। सामने बहुत बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चल रही थी, मज़ार की वीडियो। ये ब्लैक मॉन्स्टर का पसंदीदा काम था। हर धमाके से पहले वो किसी जगह कैमरे फिक्स करवा देता था, ताकि वो धमाका होने के बाद भी इस वीडियो को बार बार देख के अपनी अना को तस्कीन पहुँचा सके। लोगों का ज़ौक़ दर ज़ौक़ हजूम को देखकर इसके लबों पर तीखी मुस्कुराहट बिखरी थी। कितने सुकून से वो लोग इधर उधर घूम रहे थे, इस बात से ना आशना के थोड़ी देर में इसके जिस्म के छितड़े उड़ने वाले हैं। मज़ीद 10 मिनट बाद इसकी पेशानी की शिकनों में इजाफा हुआ था। इसने बेचैनी से अपने हाथ में पहने रिस्ट वॉच की तरफ देखा। अब तक तो धमाका हो जाना चाहिए था। मारिया ब्लास्ट होने में अब इतना वक्त क्यों लग रहा है? बेचैनी इस तरह बेसब्री क्या नहीं था उसके लहजे में। इसे लोगों की आह पुकार सुनने की बहुत जल्दी थी। मैं पता करती हूँ। वो फ़ौरन उठकर बाहर गई थी। ठीक 5 मिनट बाद वो जर्द रंगत के साथ अंदर दाखिल हुई थी। आज ब्लैक मॉन्स्टर के हाथों इसकी मौत पक्की थी। ब्लैक मॉन्स्टर ने माथे पर तेवरी चढ़ाए सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा था। वो मारिया मुनासिब अल्फाज ढूंढ रही थी, मगर सारे अल्फाज तो जैसे दिमाग से उड़ ही गए थे। क्या वो दहाड़ थी जिस पर वो सभी कांप उठते थे? सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन मारिया ने सख्ती से आंखें मींची थी। मुझे ये पहेलियाँ नहीं पसंद। जो बात है साफ साफ कहो। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो सामने मौजूद लड़की को कच्चा चबा जाएगा। मारिया अच्छी तरह जानती थी कि सब बता देने के बाद वो उसका क्या हाल करेगा, और ना बताने की सूरत में तो वो जान से ही जाएगी। लिहाजा बहुत हिम्मत करके इसने ज़बान खोलने का फ़ैसला कर ही लिया था। शाहीन। इसके गले से फंसी फंसी सी आवाज़ निकली थी। शाहीन ने सब बर्बाद कर दिया। इसने अभी जुमला मुकम्मल ही किया था कि ब्लैक मॉन्स्टर किसी बिखरे हुए भेड़िए की तरह उस पर झपटा था। नालायक निकम्मे लोग। कोट की जेब से गन निकाल के इसने एक साथ 2 गोलियां मारिया के बाई टांग पर मारी थी। ब्लैक मॉन्स्टर इससे पहले कि वो मारिया का वजूद गोलियों से भून देता, जेम्स ने आंख कर इसका हाथ पकड़ा था। मारिया की आंखों में खौफ वाज़ेह था। जो शख्स किसी को अपने आगे बोलने की तक इजाज़त नहीं देता था, वो कैसे किसी का अपना हाथ पकड़ना बर्दाश्त कर सकता था? ब्लैक मॉन्स्टर की गज़बनाक आंखें देखकर जेम्स को फ़ौरन ही अपनी गलती का एहसास हुआ था। इसके हाथ पर से हाथ हटाए वो पीछे हटा था। अब वो सर झुकाए आंखें बंद किए अदब से खड़ा अपने अंजाम का इंतज़ार कर रहा था। मारिया ने भी सख्ती से आंखें मींची थी। 2 कदम चलते इसके करीब आते ब्लैक मॉन्स्टर कुछ देर सुर्ख आंखों से जेम्स को देखता रहा था। फिर लंबे लंबे डग भरते बिल्कुल इसके पास से गुजरा था। दरवाजे के धड़ाम से बंद होने की आवाज़ पर मारिया और जेम्स ने पट से आंखें खोली थी। वो जो अपने अंजाम के मुंतज़िर थे, इस कदर खामोशी पर इन दोनों की ही जान पर बन आई थी। ये लाल सिग्नल था, यानी अब जो इन दोनों के साथ होने वाला था वो बेहद भयानक था। जेम्स, तुम पागल हो। तुमने क्यों ब्लैक मॉन्स्टर का हाथ पकड़ा? अपनी टांग पर हाथ रखते इसने गुस्से से जेम्स को घूरा था। वो एक खुशशक्ल शख्स था जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल के करीब थी। इसके बाल सियाह थे, मगर चेहरे पर उभरी हल्की दाढ़ी में कुछ सफ़ेद बाल भी थे। अपनी ड्रेसिंग और अपने काम से वो कम उम्र ही दिखता था। वो तुम्हें मार देता। जेम्स के लहजे में काउंसर वाज़ेह था। तो क्या फ़र्क पड़ता है? अब जो हमारे साथ करेगा वो मौत से भी बदतर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो उसे 4 ही गोलियां मारता, मगर अब
न जाने वो क्या करने वाला था। फिक्रमंद तो जेम्स भी बहुत था। ब्लैक मॉन्स्टर की खामोशी इसके गुस्से से ज़्यादा ख़तरनाक थी। अपनी इसी रोबदार शख्सियत की वजह से तो वो इतना कामयाब था। दुनिया के बड़े बड़े माफिया किंग इसके आगे घुटने टेकते थे। नाइल के कमरे में दाखिल होते ही इसकी नज़र बिस्तर पर लेटे वजूद पर पड़ी। इसका गुस्से से बुरा हाल हुआ था। मजाल थी जो वो लड़की इसकी कोई बात मान ले। 1000 बार मना करने के बावजूद भी उसने वही करना था जिस काम से वो उसे रोकता था। एक झटके से इसे बाजू से दबोचे। नाइल ने इसे अपने सामने खड़ा किया था। उठो। नाइल की दहाड़ पर जैसे वो होश में आई थी, मगर इसकी आंखें अभी भी ठीक से खुली नहीं थी। नाइल ने साथ पड़ी टेबल पर पड़ा हुआ जग उठाकर स्नेहा के मुंह पे उलट दिया था। अब कहीं जाकर इसकी आंख खुली थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी इजाज़त के बगैर मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर सोने की? स्नेहा ने सहम कर आंखें मींची थी। बोलो, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी अपने नापाक वजूद से इस बिस्तर पर सोने की? स्नेहा की कान की लौ तक सुर्ख हुई थी। बाकी सब बर्दाश्त था, मगर अपने बारे में ये अल्फाज नहीं। यू ब्लडी! नाइल ने एक बार फिर से गाली दी थी। बस, वो अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। एक लफ्ज़ और मत कहना तुम। स्नेहा उंगली उठाकर इसे वार्निंग दी। इसका पूरा जिस्म कपकपा रहा था, मगर इसके बावजूद भी इसके लहजे में एतमाद था। नाइल इसका यह एतमाद देखकर दंग रह गया था। तुम्हें पता है नाइल अफंदी, तुम एक नंबर के नीच इंसान हो। खैर, इसका इल्ज़ाम मैं तुम्हें नहीं दूंगी। तुम जो भी हो, ये तुम्हारा कसूर नहीं है। ये तुम्हारी तरबियत करने वाले का कसूर है। ये तुम्हारी माँ का कसूर है। नाइल की आंखें सुर्ख अंगारा हुई थी। इसने सख्ती से मुठ्ठियाँ भींची थी। तुम्हारी माँ ने यकीनन तुम्हारी तरबियत ठीक नहीं की। इसी वजह से तुम इंसान की बजाय हैवान। इसके अल्फाज अभी मुँह में ही थे कि नाइल ने इसे गर्दन से दबोचे पीछे दीवार से लगाया था। स्नेहा का सर बुरी तरह दीवार से लगा था। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ये सब कहने की? गुस्से से पागल होते नाइल ने अपनी गिरफ्त मजीद सख्त की। स्नेहा का सांस वही रुक गया था। वो संग दिल से सांस लेने की भी इजाज़त नहीं दे रहा था। मैं चाहूँ तो एक ही झटके में ख़त्म कर दूँ, लेकिन ये नहीं करूँगा। नाइल ने इसे फर्श पर धक्का दिया था। स्नेहा का सर फर्श से बुरी तरह टकराया था। इसके सर से खून रसने लगा था, लेकिन आज इसने हिम्मत नहीं आ रही थी। मैं तुमसे नहीं डरती। अपने हाथ से अपना गला पकड़े वो एक बार फिर अपनी पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। वो पहले ही शदीद गुस्से में था और स्नेहा की बातें इसे मजीद तेज दिला रही थी। तेज़ी से आगे बढ़कर इसने बाल दबोचते इसके पास बैठा था। डरना तो तुम्हें पड़ेगा। नाइल ने इसे झंझोड़ते हुए ज़ोर से धक्का दिया तो इसका सर मेज़ के कोने से टकराया था। स्नेहा को अब अपनी आंखों के आगे अंधेरा दिखने लगा था। वो ये शदीद ज़रब बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। वो सर थामे कराहती हुई वहीं गिर गई थी। वो इसकी एक तरफ एक हतक अंगेज़ निगाह डालकर तेज़ी से वहाँ से गया था। इस संगदिल इसके सर से बहते खून की भी कोई परवाह नहीं की थी। इसे वहीं छोड़कर वो काफ़ी देर बेमकसद सड़कों पर रेस ड्राइव करता रहा। जहन तो जैसे बिल्कुल मफलूज हो चुका था। खून था हर जगह। पेट से खून निकल रहा था। इस शख्स के कपड़ों पर खून था। इसने इस लड़की के साथ वो मर जाएगी। वो मर गई। मैंने देखा। वो झाड़ियों के पीछे वो शख्स उसने गाड़ियों को एक झटके से ब्रेक लगाए चीखा था। अब वो ज़ोर ज़ोर से अपना हाथ स्टीयरिंग पे मार रहा था। मेरी माँ ने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की थी। वो अच्छी थी, बहुत अच्छी। गाड़ी के ऊपर से टेक लगाए इसने आंखें मूंदी थी। इसकी आंख से एक आंसू फिसल कर गाल में कहीं जज्ब हुआ था। ब्लैक मॉन्स्टर ने तैश की हालत में तहखाने में मौजूद हर चीज़ तहस नहस कर दी थी। वो अपने 2 आदमियों को मौत के घाट उतार चुका था। शाहीन शाहीन शाहीन, आखिर कौन है ये शाहीन? इसने अपने सामने मौजूद स्क्रीन पर 3 शूट किए थे। मारिया और एलेक्स की सांस रुकी हुई थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि सामने मौजूद शख्स किस कदर ताकतवर और सफाक भी। मारिया को तो जेम्स की फिक्र सता रही थी। न जाने वो कहाँ गायब हो गया था। वो अच्छी तरह जानती थी कि इसकी गैर मौजूदगी के पीछे ब्लैक मॉन्स्टर का ही हाथ है। वो न जाने कितनी बार मज़ार की वीडियो प्ले करके देख चुका था, मगर हमेशा की तरह इस बार भी शाहीन एक राज ही था जिसकी खोज लगाना तकरीबन नामुमकिन था। वीडियो में एक हुडी में मौजूद शख्स को अंदर से बाहर निकलते देखा गया था। इसकी हुडी की बैक साइड पर उकाब बना हुआ था और चेहरा हमेशा की तरह ढका हुआ था। वो अंदर कैसे गया था? इनकी सोच से बरअक्स था। वो उसे अंदर जाते हुए नहीं देख सके थे, मगर बाहर वो मकरूर चाल चलता आया था। इसकी ये चाल देख ब्लैक मॉन्स्टर तो बिल्कुल पागल ही हो गया था। हमारे दरमियान कोई गद्दार है। इनके हर अमल की खबर पहले ही ISI तक पहुंचाई दी जाती है। इस बात से वो यही अख़ज़ कर सका था, बस एक बार मुझे शाहीन और वो शख्स मिल जाए, मैं दोनों को ही ज़िंदगी दूंगा, मौत से बदतर ज़िंदगी। LED की स्क्रीन पर एक और गोली मारते इसने अहद किया था। वो काफ़ी देर बेमकसद सड़कों की खाक छानने के बाद
شکست خور حالت میں گھر کے اندر داخل ہوا۔ نائل کا دل بےحد بے چین تھا۔ آج اسے ماں کی یاد شدت سے ستا رہی تھی، لہٰذا اپنے اس غم کو کم کرنے کے لیے اس نے ماہم کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ وہ دونوں ایک زمانے میں اچھے دوست رہ چکے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ماہم نے اپنے ارد گرد تنہائی کا خول چڑھا لیا تھا۔ نائل اس کی وجہ اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے اس نے ماہم کو کبھی دوبارہ بات کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا، مگر آج اس نے نہ جانے کیوں ماہم کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے دروازہ نوک کرتے پوچھا تھا۔ نائل کو اس وقت اپنے کمرے میں دیکھ کر ماہم کو حیرت تو ہوئی تھی، مگر اس نے خوش دلی سے اسے اجازت دے دی تھی۔ وہ ابھی بھی پلنگ پر لیٹنے کی نیت سے بیٹھی ہوئی تھی۔ سوری ڈسٹرب کر دیا میں نے آپ کو؟ وہ اس کے پیروں کے قریب بستر سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا تھا، یعنی ڈسٹرب کرنے کے بعد بھی وہ واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وانیا کی وجہ سے پریشان ہو؟ ماہم بھی اس کے قریب نیچے کارپٹ پہ بیٹھی تھی۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں پریشان ہوں؟ چہرے پر صدیوں کی تھکان تھی، یعنی کسی اور وجہ سے پریشان ہوں۔ وہ اسے اچھی طرح سمجھتی تھی۔ ایک سوال پوچھنا تھا، مزید باتوں کو گھمانے پھرانے کا اب اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ماہم نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اگر آپ اپنی تسکین کے لیے خود کو سکون پہنچانے کے لیے کوئی کام کرو، لیکن آپ کو پھر بھی سکون نہ ملے بلکہ آپ مزید بے چین ہو جاؤ، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہی مطلب ہوا کہ وہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ نائل نے چونک کر ماہم کی جانب دیکھا تھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ اپنی پیشانی کو چھوتے اس نے اپنی نظریں کھڑکی سے باہر آسمان پر موجود چاند پر ٹکائی تھی۔ میرا مطلب ہے کوئی آپ کے ساتھ غلط کرے اور آپ اس کا انتقام لینے کے لیے اس کے کسی عزیز کو نقصان پہنچاؤ، تو کیا ٹھیک نہیں ہے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ الفاظ کو ترتیب دینے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ اب اس نے چاند سے نظریں ہٹا کر ماہم کی پرشفاف بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ نائل، کیا تم قرآن پاک بھول گئے ہو؟ ماہم نے آہستگی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ نائل کی آنکھوں میں بے چینی ہنوز واضح تھی۔ تم فرماؤ کہ اللہ کے سوا اور رب طلب کرو، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور ہر شخص جو عمل کرے گا وہ اسی کے ذمے ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا آدمی کسی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 164۔ ماہم نے قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھا تھا۔ نائل ساکت رہ گیا تھا۔ سارے الفاظ، سارے بہانے یہاں کر ختم ہو گئے تھے، اب پیچھے کوئی جواز نہیں بچا تھا۔ آخرت میں بھی اللہ کے حضور کوئی شخص کسی دوسرے کی گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تم تو پھر دنیا کی بات کر رہے ہو۔ نائل نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ قرآن کی ایک آیت نے اس کے تمام تر جوازات کو بری طرح رد کر دیا تھا۔ وانیا کیسی ہے؟ اس نے موضوع تبدیل کیا تھا۔ اس نے یہ جان کر کیا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماہم اس سے ان سوالات کے بارے میں استفسار کریں۔ تم خود دیکھ لو۔ ماہم مسکرا کر اس کے پاس سے اٹھی تھی۔ وہ سمجھدار تھی، اس نے نائل سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ ان لوگوں کی زندگیوں میں اتنا کوہرام مچ چکا تھا کہ اب شاید انہیں سنبھلنے کے لیے ساری زندگی بھی کم پڑ جائے۔ وانیا موبائل پر گیم کھیلنے میں مصروف تھی جب نائل نے اس کے کمرے کا دروازہ نوک کیا تھا۔ نائل کو دیکھ کر وہ کرنٹ کھا کر اچھلی تھی۔ اس نے موبائل فوراً کمبل کے اندر چھپایا تھا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ نائل اس کے پاس بستر پر آ کر بیٹھا تھا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ منہ بسورے اس نے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ ایک تو غلطی خود کی، اوپر سے ناراض بھی آپ خود ہی ہو رہی ہے۔ نائل نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازا تھا۔ میں تو بالکل بھی ناراض نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں سختی وانیا کو واپس ٹریک پر لے آئی تھی۔ وہ نائل کو دوبارہ ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میں ہوں۔ نائل نے اسے باور کروایا تھا۔ اچھا نا، میں دوبارہ ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ وانیا نے نائل کا ہاتھ تھامے معذرت خوانا لہجے میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ وانیا ہمیشہ ہی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی تھی، کبھی آدھی رات کو چھپکے سے گاڑی باہر کے جانا، کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ گارڈز کو چکما دے کر شاپنگ پر نکل جانا، تو کبھی کچھ۔ اس سب میں اہم وجہ نائل کی بے جا پابندیاں تھی۔ وہ ان پابندیوں سے اکتا کر جاتی تھی۔ نائل بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اب بچی نہیں رہی جو اسے کنٹرول کر لے گا۔ وہ اب 20 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اس سب میں نائل کا بھی قصور نہیں تھا۔ وانیا کی حالت کی وجہ سے اسے یہ پابندیاں لگانی پڑتی تھیں۔ چلو اب سو جاؤ جلدی سے۔ نائل نے کمبل سے فون نکالتے ہوئے وانیا پر کمبل درست کیا تھا۔ اس کا تو منہ ہی بن گیا تھا۔ آخر اس کے بھائی کی نگاہیں اتنی زیر کیوں تھی؟
अब रात इतनी देर तक फ़ोन इस्तेमाल करने की पादाश में इसे अगले 2 दिन तक मोबाइल की शक्ल देखने से भी महरूम रखा जाना था। भाई नींद नहीं आ रही मुझे, इसने सच कहा था। भाई की जान सोने की कोशिश तो करें। नाइल उठकर इसके सिरहाने आ बैठा। वानिया मुँह बिसोरे लेट गई थी। अभी भी नहीं आ रही? वानिया ने आंखें बंद किए ही कहा था, ठीक है तो फिर वॉक पर चलते हैं। इसके सर पे बोसा देते नाइल ने जानबूझकर ये कहा था, मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। वानिया ने कंबल को सर तक तान लिया था। नाइल ने बहुत मुश्किल से उमड़ते कहे को रोका था। वो हमेशा से ही वर्जिश से बहुत भागती थी, चाहे वो एक वॉक ही क्यों ना हो, क्योंकि नाइल की ये वॉक 5 किलोमीटर से कम नहीं होती थी और वानिया जैसी नाजुक सी लड़की कहाँ इतनी भाग सकती थी। एक आखिरी बात, वो लाइट ऑफ किए वहाँ से उठने ही लगा था, तभी वानिया ने एक झटके से कंबल उतार कर बैठी थी। नाइल ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा था। यू आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई लव यू। वानिया इसके गले लगी थी। नाइल मुस्कुराना चाहता था मगर वो मुस्कुरा नहीं सका था। क्या वो वाकई एक अच्छा शख्स पर्सन था? वानिया ने भाई की जगह था। नाइल ने नरमी से इसे खुद से दूर करते मुस्कुरा कर इसे सोने की ताकीद की थी। जेम्स का कोई अता पता नहीं था। इसकी गैर मौजूदगी की वजह से मारिया शदीद परेशान थी, मगर ब्लैक मॉन्स्टर से वो कैसे पूछ सकती थी? अभी भी वो लोग सुबह सुबह के वक्त काम ही कर रहे थे कि 2 गोलियां इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी थी, और अगर वो कराहती या अपने दर्द का इजहार भी करती तो ब्लैक मॉन्स्टर ने इसे बुरी तरह सज़ा देनी थी। बेहतर यही था कि बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करे। वानिया की रूटीन चेंज हुई है क्या? ब्लैक मॉन्स्टर के अचानक वानिया के जिक्र पर ना सिर्फ वो चौंकी थी बल्कि इसके चेहरे पर नागवारी फैली थी। नहीं ब्लैक मॉन्स्टर, वही पहले वाली रूटीन ही है। मारिया को वानिया का जिक्र बिल्कुल पसंद नहीं था। वो वापस मोबाइल पर मसरूफ़ हो गया था। एक बात पूछूं आपसे? मारिया ने डरते डरते पूछ ही लिया था। ब्लैक मॉन्स्टर ने मसरूफ़ से अंदाज में सर को हल्का सा खम दिए इसे इजाज़त दी थी। आपको वानिया से मोहब्बत है? दिल ज़ोर शोर से धड़क रहा था। काश कि वो इनकार कर दें। नहीं, ये अल्फाज मारिया के लिए किसी मरहम से कम साबित नहीं हुए थे। वो मेरी ज़िद है, मुझे किसी भी हाल में वो चाहिए। इसकी आंखों में इंतकाम की आग थी। आप कहें तो एक रात के लिए उठवा लेते हैं। वो ही जानती थी कि इसने ये अल्फाज कैसे कहे थे। ये सब इसने डेविड के दिल का हाल जानने के लिए कही थी। वो जानना चाहती थी कि वानिया को लेकर किस हद तक सीरियस है। मुझे वो एक रात के लिए नहीं बल्कि हर रात के लिए चाहिए। मैं नाइल को तड़पता और सिसकता हुआ देखना चाहता हूँ। जो कुछ उसने और उसकी ISI ने मेरे साथ किया है, मुझे अब इंतकाम लेना है। इसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। वन यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही? इसके सवाल पर वो छिटकी थी। फिर अगले ही लम्हे इसने बेख्तियार थूक निकली थी। यानी वो इस बारे में नहीं जानता था कि इसकी ख़राब किस्मत, हर बुरी खबर इसे ही तो देनी पड़ती थी। कुछ पूछा है मैंने? इसके लहजे में सख्ती को भांपते मारिया ने बेबसी से अपनी दूसरी टांग की तरफ देखा था। अब इसकी बारी थी। वानिया का एक्सीडेंट हुआ था ना, बस इसी वजह से इसने जानबूझकर आम से लहजे में कहा था ताकि वो जब वो गुस्सा करे तो इसको ये कह सके कि वो नहीं जानती थी कि उसे कुछ नहीं मालूम और ये सारा कसूर गार्ड्स का ही है। क्या बकवास कर रही हूँ? वो एक झटके से उठा था। आपको नहीं मालूम? अपने लहजे को मजबूत से मजबूत तर बनाने के बाद भी इसकी ज़बान लड़खड़ाई थी। वानिया का एक्सीडेंट? वो तो बिल्कुल दीवाना ही हो गया था। कब, कैसे, कहाँ? इसने सामने टेबल पर रखी फाइल्स को ज़मीन पर फेंका था। कुछ दिनों पहले। मारिया 4 कदम पीछे हुई थी। तुम? ब्लैक मॉन्स्टर ने आगे बढ़कर से गले से दबोचा था। ये मेरा कसूर नहीं है। मुझे नहीं पता था। आप नहीं जानते। उखड़ते सांस के साथ इसने बामुश्किल कहा था। तुम्हें तो मैं आकर देखता हूँ। इसे परे धकेलते वो लंबे लंबे झक भरते बाहर गया था। मारिया अपना गला पकड़े बुरी तरह खांस रही थी। अगले 10 मिनट में उसने इन चार गार्ड्स को इकट्ठा किया जिन्हें इसने वानिया की निगरानी पे मामूर किया था। इन्हें एक कतार में खड़ा किए ब्लैक मॉन्स्टर ने बारी बारी सबके सीनों में गोलियां उतारी थी। खुशकिस्मत हो तुम लोग जो इस वक्त मसरूफ़ हूँ मैं, वरना ब्लैक मॉन्स्टर तुम्हें मौत की बजाय ज़िंदगी देता। इनकी लाशों पर से गुजरते हुए तनफ़ुर से सर झटकते आगे बढ़ा था। जूते लेकर आओ। वो अपने एक मुलाजिम को हुक्म सादर करते आगे बढ़ा था। नाइल अफंदी गाड़ी में बैठते ही साथ वो चिल्लाया था। वानिया को एक खरूज का हिसाब दोगे तुम? सुर्ख माइल आँखों से इसने गाड़ी आगे दौड़ाई थी।
वो सुबह सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। भूरे रंग के पैंट कोट में मलबूस काले बालों को जेल की मदद से सेट किए, कॉलर को दुरुस्त किया। अब नाइल ने जेंट्स परफ्यूम लगाई थी। आईने में अपना अक्स देखे इसने अपना बैग उठाया था। दुनिया वालों की नज़र में वो एक मशहूर, मगरूर और उखड़ मिजाज बिजनेसमैन था। रेस्ट वॉच पर पहने नाइल ने अब अपने गॉगल्स उठाए थे। इससे पहले कि वो कदम आगे बढ़ा था, इसका फ़ोन बजा था। फार्म हाउस से फ़ोन आता देख इसके माथे पर शिकने उभरी थी। वो तो स्नेहा को मुलाजिमों के रहम करम पर छोड़ आया था। इसने फ़ौरन ही कॉल रिसीव की थी। कॉल रिसीव करते ही इसके कदमों तले तो मानो ज़मीन ही खिसक गई थी। बैग को एक साइड पर उछालते हुए तकरीबन भागते हुए कमरे से बाहर गया था। तेज़ी से जीने फलांगते राहदारी को अबूर करते वो गाड़ी तक पहुंचा था। गाड़ी में बैठते ही वो इसे मिसाइल की स्पीड से उड़ा ले गया था। मुलाजमा के कहे के मुताबिक स्नेहा वहाँ मौजूद नहीं थी। वो कहाँ जा सकती थी? पाकिस्तान में तो वो किसी को जानती तक नहीं थी। यहाँ के रास्तों से वो बेखबर थी। तो फिर नाइल ने अपने ख्यालात पर यही बंद बांधा था। जो भी था वो इसकी जिम्मेदारी थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो वो खुद को कभी माफ़ न कर पाता। फार्म हाउस के इर्द गिर्द इसने हर जगह गाड़ी दौड़ाई थी। ये जगह शहर से काफ़ी दूर थी। यहाँ हर तरफ जंगलात थे। वो अगर वहाँ से भागी भी तो यकीनन ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। एक जगह किसी लड़की की अचानक सामने आने पर नाइल ने गाड़ी रोकी थी। तेज़ी से गाड़ी से निकलते इसने स्नेहा को बाजू से दबोचा था। नाइल का पारा 7वें आसमान को छू रहा था। इसका दिल चाहा कि वो स्नेहा को 2-4 लगाकर यही किसी जंगल में फेंक दे। प्लीज़ मुझे छोड़ दें, प्लीज़ मुझे मत मारो। अपना चेहरा हाथों में छुपाते हिचकियों समेत रो दी थी। इसकी हालत के पेश नज़र नाइल ने फ़िलहाल अपने इरादे को तर्क कर दिया था। गाड़ी में बैठो। नाइल ने अपने लहजे को नरम रखने की नाकाम कोशिश की थी। मैं नहीं। वो डर कर पीछे हटी थी। तभी नाइल की नज़र इसकी बरहना बाजू पे पड़ी थी। इसकी आंखों में गुस्से की शदीद लहर उभरी थी। यकीनन इसका बाजू कहीं अड़कर फटा था। ऊपर से इसके खुले बाल और बगैर दुपट्टे के वजूद ने इसके तैश में मज़ीद इजाफा कर दिया था। मगर इसके माथे पर बंधी हुई पट्टी इसे कुछ भी सख्त कहने और करने से रोक गई थी। इसे बाजू से पकड़े नाइल ने गाड़ी का दरवाज़ा खोले इसे अंदर बिठाया था। वो मुसलसल रोते हुए मज़ाहमतें कर रही थी। मगर नाइल तो फिर नाइल था। इससे पहले वो खुद भी गाड़ी में आकर बैठता। अचानक ही फायरिंग स्टार्ट हुई थी। इससे चंद इंच फासले पर एक गाड़ी आकर रुकी थी। नाइल पर 2 फायर की गई थी, एक इसके कंधे और दूसरे इसकी टांग पर। स्नेहा तो चीख उठी थी। इसने गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की थी मगर गाड़ी का दरवाज़ा बाहर से लॉक था। नाइल ने भी फ़ौरन गन निकाले जवाबी कार्रवाई की थी मगर अगला शख्स कमाल की महारत रखता था। इसने गाड़ी को सड़क के बीचों बीच इस महारत से घुमाया था कि नाइल का हर निशाना चूक गया था। वो शख्स जिस फुर्ती से आया था उसी फुर्ती से गाड़ी को वापस ले गया था। नाइल कराहता हुआ काफ़ी देर गाड़ी से टेक लगाए खड़ा रहा। स्नेहा अंदर बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। कुछ देर खुद को नॉर्मल करने के बाद नाइल गाड़ी का दरवाज़ा खोले ड्राइविंग सीट पर बैठा था। नाइल शट अप, जस्ट शट अप। इस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इसकी दहाड़ पर स्नेहा की हिचकी बन गई थी। तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? आंसू पोंछते स्नेहा ने पहला अक्लमंदी वाला सवाल पूछा था। तुम्हारे दीदार के लिए इतना बेचैन था कि सब घर पर ही छोड़ आया। अपने कंधे पे हाथ रखे नाइल ने जल कर कहा था, तुम यहाँ आकर बैठो, गाड़ी में ड्राइव करूँगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाइल ने बेख्तियार गहरी सांस लेते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला था। स्नेहा ने इसके कहे जुमले पर कोई ध्यान नहीं दिया था। इसे इस वक्त सिर्फ नाइल की परवाह थी। अस्पताल का रास्ता बताओ मुझे। रंधी हुई आवाज़ के साथ स्नेहा ने बमुश्किल कहा था, अस्पताल नहीं, घर जाना है। यहाँ से लेफ़्ट साइड पर। तुम्हारा खून बह, जो कह रहा हूँ वो करो। उसने एक हाथ अपने कंधे पर रखा, दूसरा अपनी दाई टांग को छुआ था। तुम्हारा खून निकल रहा है, तुम मर जाओगे। लहजे में तड़प थी, बेइंतहा तड़प। 2 गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और तुम्हारे साथ इस हालत में अस्पताल जाने से बेहतर है कि मैं तुम्हें यहीं मार दूँ। नाइल का इशारा इसके चुस्त लिबास और बरहना कंधे पर था। अब तुम गाड़ी चला रही हो या फिर मेरे जनाजे का इंतज़ार करोगी? स्नेहा ने रोते हुए गाड़ी स्टार्ट की थी। अब वो मुसलसल इसके बताए हुए रास्ते पर अमल करती गाड़ी आगे बढ़ा रही थी। ठीक 15 मिनट बाद वो लोग फार्म हाउस पहुँचे थे। नाइल ने सबसे पहले स्नेहा को झिड़क कर कपड़े तब्दील करने का कहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर के आने पर इसकी मरहम पट्टी की गई थी। दोनों ही गोलियां सिर्फ से छू कर गुजरी थी। यानी वो जो भी शख्स था वो नाइल को मारना नहीं चाहता था, मगर सवाल ये था कि वो
सवाल ये था कि इसे नाइल की यहाँ मौजूदगी के बारे में इल्म कैसे हुआ। नाइल तो हमेशा ही मोहतात रहता था। कुछ खाओगे? इसके सिरहाने खड़े होते स्नेहा ने हद दर्जे नरमी से कहा था। नाइल की हालत के पेश नज़र वो खुद पर हुआ सितम तो जैसे भूल ही गई थी। तुम्हारी सूरत में जो सौगात मुझे मिली है, इसके बाद अब किसी चीज़ की कोई तलब नहीं रही। नाइल ने आंखें बंद किए स्नेहा पर तंज का तीर बरसाया था। तुम्हें किसने गोली मारी है? इसके किए गए तंज को नज़रअंदाज करते स्नेहा इसके पास आकर बैठी थी। तुम्हारे बाप ने। नाइल ने तड़क का जवाब दिया था। स्नेहा ने नफ़ी में सर हिलाते गहरी सांस खारिज की थी। वो शख्स कभी किसी बात का सीधा जवाब नहीं दे सकता था। थोड़ी देर बाद स्नेहा ने फ्रूट्स काट कर इसके सामने रखे थे। सुनो। नाइल ने इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। इसके एक बाजू पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, जबकि दूसरे बाजू पर इसने अपनी आंखों पर रखा हुआ था। सुने, स्नेहा ने लब दबाए शरारत से कहा था। अजी सुनते हैं। इसने जो इंडियन मूवीज़ देखी थी, अब वो मुकम्मल तौर पर इनकी पैरवी कर रही थी। नायल ने अपनी आंखों पर से हाथ हटाए। इसे घूरा था। वो मासूमियत से आंखें टपटपाए इसे ही देख रही थी। अपनी औकात में रहो लड़की। तुम्हारी हैसियत मेरी नज़र में महज एक मुलाजिम जैसी है। बिला वजह बीवी बनने की कोशिश मत करो। और ये तुम किस खुशी में मुझे नज़रें मिलाकर बात कर रही हो? नाइल के लहजे के तुर्शपन को महसूस करते स्नेहा को इसका कल रात का खुद पर किया गया जुल्म याद आ ही गया था। इसने अपने माथे पर बंदी पट्टी को छूकर देखा था। किस तरह वो जाबिर शख्स इसे कल रात मार पीट कर मरने के लिए तन्हा छोड़ गया था। हाथ में पकड़ी छुरी पर इसकी गिरफ्त मजबूत हुई थी। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? नज़रें झुकाकर बात करो मुझसे। बिस्तर पर लेटा हुआ गुर्राया था। खामोश, एकदम खामोश। बिस्तर पर बैठते साथ स्नेहा का इसका गिरेबान पकड़े इस पर झुकी थी। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। इस वक्त तुम सिर्फ मेरे रहम करम पर हो नाइला फंदी। स्नेहा इस पर मज़ीद झुकी थी। अगर तुमने मज़ीद कोई बकबक की तो मैं इस छुरी से फ्रूट्स की जगह तुम्हारा गला काट दूंगी। हाथ में पकड़ी गई छुरी को इसकी गर्दन तक लाते स्नेहा ने इसे धमकाया था। नायल तो इसकी हिम्मत पर दंग ही रह गया था। अगर तुम्हें मेरी आंखों की खूबसूरती से मसला है तो मत देखा करो इनमें। मैं क्यों नजरें झुकाऊं? तुम झुका लिया करो ना। और दूसरी बात, इससे पहले वो मज़ीद कुछ भी कहती, नाइल ने इसके हाथ से छुरी खींचकर इसे बिस्तर पर धक्का दिया था। अब मंजर कुछ यूँ था कि स्नेहा बिस्तर पर गिरी हुई थी और नाइल इसके ऊपर था और छुरी भी नाइल के हाथ में थी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि स्नेहा की तो अकल ही दंग रह गई थी। अब बताऊं, काटूं तुम्हारा गला? नाइल ने इसकी शहरक पर चाकू फेरा था। स्नेहा की तो सांस ही रुक गई थी। इसने तो फौरन ही कलमा पढ़ लिया था। अगर तुमने दोबारा मुझसे इस लहजे में बात की तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके चील कवों के आगे डाल दूंगा। इसे धमकाता वो पीछे हटाता। स्नेहा गहरी गहरी सांस लेने लगी थी। ये सब इसके वहम गुमान में भी नहीं था कि वो इस हालत में भी इस पर हावी हो सकता था। आज के बाद मैं तुम्हें तुम कहकर ही पुकारूंगी। बिस्तर पर लेटे लेटे ही इसने मजबूत लहजे में कहा था। अगर तुम्हें अपनी ज़बान प्यारी नहीं है तो ज़रूर। नाइल ने कहते साथ ही छुरी इसकी जानिब उछाली थी। कड़वा करेला, वो बड़बड़ाती हुई उठी थी। नाइल इसकी बड़बड़ाहट सुन चुका था मगर इस वक्त वो मज़ीद इस लड़की के साथ सर नहीं खपाना चाहता था। स्नेहा को कमरे से गए भी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि नाइल का फ़ोन बजा था। गैर मालूम नंबर देखकर इसने नागवारी से कॉल रिसीव की थी। कैसे हैं आप? स्पीकर से भारी मर्दाना आवाज़ उभरी थी। कौन? नाइल फ़ौरन उठकर बैठा था। साले साहब, डेविड ने जिस कदर सुकून से कहा था, नाइल के चेहरे पर इस कदर ही नागवारी उभरी थी। तुम? इसने दांत कचकचाते हुए कहा था। आज के बाद अगर मेरी वानिया को एक खरोच भी आए तो मैं आपकी कब्र खुद खोदूंगा साले साहब। इसने कहते साथ ही फ़ोन काट दिया था। दूसरी तरफ गुस्से से नाइल का बुरा हाल था। इस शख्स ने इसे अच्छा खासा जलील कर रखा था। नाइल के लाख मोहतात रहने के बाद भी वो हमेशा इस तक पहुंच जाता था। न जाने इसने नाइल के पीछे कितने जासूस लगा रखे थे। तुम्हें तो मैं देख लूँगा। वो गुस्से से बिस्तर से उठा था। कुछ देर बाद स्नेहा सूप लेकर कमरे में दाखिल हुई थी। नाइल को वहाँ ना देखकर इसे तो सही मानों में धचका लगा था। ये लो। अपने पीछे नाइल की आवाज़ सुनते ही स्नेहा बेख्तियार पलटी थी। तुम्हारी आज़ादी का परवाना। इसने एक लिफाफे को बिस्तर पे उछाला था। इसके कहने की देर थी कि स्नेहा के हाथ से डिश छूट कर गिरी थी। गरम गरम सूप के छींटे इसके पैरों पे गिरे थे। वापसी के टिकट्स है। 3 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास। अपना सामान पैक करो, ड्राइवर के साथ चली जाओ। नाइल ने वजाहत क्यों दी थी वो खुद भी नहीं समझ सका था। अगर 3 घंटे के बाद तुम मुझे यहाँ दिखी तो वादा करता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। नाइल 2 कदम चलकर इसके पास आया था।
वो पलकें झुकाए बकर बुत बनी इसे देखती रह गई थी। मुझे तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं होना चाहिए था, मुझे तुम्हारी जिस्मानी तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था, मगर मैं क्या करूँ स्नेहा, तुम्हें देखते साथ ही मैं आप से बाहर हो जाता हूँ। मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूँ कि तुम्हारी सोच है। स्नेहा की आंखों से आंसू टूट कर गिरा था। तुमसे निकाह नहीं करना चाहिए था। नाइल ने नफ़ी में सर हिलाते कहा था, खैर अब तुम वापस जा सकती हो। वो कहते साथ ही मुड़ा था, मेरा क्या कसूर है? जब दिल चाहा हाथ थाम लिया और जब दिल चाहा छोड़ दिया। वो सिसकी थी। नाइल इसकी सिसकियों पर पलटने पर मजबूर हो गया था। इसने हैरत से सर पैर इस लड़की का जायज़ा लिया था। वो इसे कैद से रिहा कर रहा था और वो पागल लड़की आंसू बहा रही थी। यहाँ से जाना या ना जाना मुकम्मल तौर पर तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना स्नेहा। नाइल ने इसे बाजू से पकड़ के अपनी जानिब खींचा था। इसे देखकर कोई भी शख्स यकीन न करता कि कुछ देर पहले ही इसे 2 गोलियां लगी है। अगर मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, पल पल तड़पा तड़पा कर। नाइल ने इसे हिकारत से पीछे की जानिब धकेला था। स्नेहा साकित रह गई थी। किस कदर संगदिल था उसका महबूब। इसे यूं अपना कर वो कैसे इसे छोड़ सकता था। आज इतने दिनों बाद वानिया यूनिवर्सिटी आई थी। वो अपने दोस्तों के साथ कैंटीन पर बैठी थी। दरवाजे के पास 2 गार्ड्स इसकी हिफाजत पर मामूर थे। इन गार्ड्स की मौजूदगी में वानिया का दम घुटता था। ना तो वो अपनी मर्जी से कुछ खा पी सकती थी और ना ही कहीं जा सकती थी। तुम्हें पता चला सुहा के पेरेंट्स ने इसकी पढ़ाई ख़त्म करवा दी है? मीर अपने वानिया की जानिब देखते कहा था। नहीं, वानिया को शौक लगा था। किसी को पसंद करती थी। जैसे माँ बाप को पता चला पढ़ाई छुड़वा दी। पसंद की शादी कोई गुनाह तो नहीं है। वानिया को इसके माँ बाप पर शदीद गुस्सा आया था। वो एक क्रिश्चियन लड़की को पसंद करती थी। आयजा ने दांतों से चिप्स कतरते हुए गुफ्तगू में हिस्सा डाला था। तो वानिया का अंदाज अब भी वैसा ही था। आयजा और मीरब दोनों ही चौंक इसकी जानिब देखा था। वो एक ईसाई लड़के को पसंद करती थी। मीरब को लगा शायद इसे समझने में गलती हुई है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मोहब्बत एक बहुत ही खालिस और पाक जज्बा है। इसमें इस सब में मज़हब कहाँ से आ गया? तुम्हारी नज़र में मज़हब की कोई अहमियत नहीं है? मीरब को शौक लगा था। ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये कह रही हूँ कि मोहब्बत का मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वानिया ने मिनरल वाटर की बोतल से पानी ग्लास में उंडेला था। इसके अलावा वो बेचारी बाहर से कुछ खा पी भी नहीं सकती थी। सवाल इसकी सेहत का था जिस पर नाइल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था। फ़र्ज़ करो कि अगर तुम्हें कभी किसी गैर मुस्लिम से मोहब्बत हो गई। थोड़ी पर हाथ जमाए मीर अपने चैलेंजिंग अंदाज में कहा था। आयजा की नज़रें भी वानिया के तासुरात का जायज़ा ले रही थी। तो फिर मैं इसका हाथ थाम लूँगी। ग्लास को लबों से लगा इसने आम से अंदाज में कहा था। साथ ही साथ इसने बिस्किट का पैकेट गार्ड्स को दिखाकर खोला था। अब कम अज़ कम वो ये तो खा ही सकती थी। तुम अपना मज़हब छोड़ दोगी? मीरब शौक की वजह से चिल्ला उठी थी। नहीं, हम बस अपने अकायद पर अमल करेंगे। अपने अध खुले बालों को पीछा करते इसने शान बेनियाजी से कहा था। ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, जब वक्त आता है ना तब पता चलता है। मीरब हाथ झाड़ती उठ खड़ी हुई थी। तब भी मेरा यही फैसला होगा। मज़हब कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं है जिसकी बुनियाद पर मोहब्बत को ठुकरा दिया जाए। अपने हाथ में फैसला सुनाए वो भी उठकर आगे चल दी थी। तुम्हारे अंकल साइकियाट्रिस्ट है ना? वानिया और आयजा अब अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रही थी। तभी वानिया के कहने पर आयजा ने इस्बात में सर हिलाया था। मैं इनके पास जाना चाहती हूँ। तुम्हारा भाई मुझे मार देगा। आयजा ने फ़ौरन हाथ खड़े किए थे। कुछ नहीं होगा, बस एक अपॉइंटमेंट। अल्लाह हाफिज़, वो कहते साथ ही तेज़ी से आगे बढ़ी थी। वानिया ने बेख्तियार गहरी सांस खारिज की थी। कोई भी इसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। आखिर वो कैसे तमाम राज़ों पर से पर्दा उठाए? खैर जो भी था, इसे कुछ न कुछ तो करना ही था। गाड़ी में बैठते साथ ही इसने अपना दिमाग लगाना शुरू किया था। वो आखिरकार इसके दिमाग में एक आइडिया आ ही गया था। मैं वानिया को इस हाल में नहीं देख सकता। नाइल ने परेशानी के आलम में डॉक्टर सैफ से कहा था। डॉक्टर सैफुर रहमान वानिया के साइकियाट्रिस्ट थे। पिछले 6 महीनों से वो किसी काम के सिलसिले में बैरून मुल्क गए हुए थे। तभी वानिया का केस इनका असिस्टेंट देख रहा था। क्या कोई हल नहीं इन सब का? 2 दिन पहले तक जो प्लास्टर इसकी कंधे और टांग पर था वो अब गायब हो चुका था। वो एक निहायत ही मजबूत असाब का मालिक था। आपको हल पहले ही बता चुका हूँ मिस्टर नाइल। क्या कोई और हल नहीं? नाइल वानिया को लेकर बहुत परेशान रहता था। नहीं। नाइल ने बेख्तियार गहरी सांस खारिज की थी। जो हल डॉक्टर सैफुर रहमान इसे बताया था वो चाह कर भी इस पर अमल नहीं कर सकता था। मैं अगर इसे किसी दूसरे मुल्क भेज दूँ तो क्या ये कारामद होगा?
ہو سکتا ہے مگر کوئی گارنٹی نہیں. بہتر ہے کہ آپ میرے مشورے پر غور کریں. وانیا کو کسی اچھی جگہ شادی کر دیں. وہ بھی بہت چھوٹی ہے. نائل نے احتجاج کیا تھا. 20 سال کم عمر نہیں ہوتی. میں اسے خود سے دور نہیں بھیجنا چاہتا. اس نے اپنے دل کی بات کہہ ہی ڈالی. آپ سمجھنے کی کوشش کریں مسٹر نائل. بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان چاہ کر بھی نہیں بھول پاتا. وانیا اس وقت بہت چھوٹی تھی. اس کا دماغ اپنی ماں کے ساتھ ہوئے گئے حادثے کو نہیں بھلا پا رہا. شادی کے بعد اس 80% چانسز ہے کہ وہ بالکل نارمل ہو جائے. ایک نئی زندگی، نئی خوشیاں اور ذمہ داری اسے ماضی کے بھنور سے نکال سکتی ہے. آپ پلیز اس بارے میں ضرور سوچیے گا. نائل گہری سوچ میں پڑ گیا تھا. اسے تو بس وانیا کی سلامتی اور خوشیاں ہی چاہیے تھی. اب اگر شادی ہی اس کا واحد حل تھا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں تھی. گھر میں داخل ہوتے ہی وانیا دبے قدموں ماہم کی کمرے میں گئی تھی. ماہم کو وہاں نہ پا کر اس نے سکھ کا سانس لیا تھا. اب وہ ہر چیز الٹ پلٹ کے دیکھ رہی تھی. ماہم کے کمرے میں یقیناً کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تھا. 10 منٹ کی انتھک محنت کے بعد وہ تھک کر بستر پہ بیٹھی تھی. اچانک ہی اس کی نظر اس کی کھلی الماری پہ پڑے ایک چھوٹے سے باکس پر گئی تھی. وانیا نے اسے بیکار چیز سمجھ کر سائڈ پر رکھا مگر اب اس کا دل اسے کھولنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا. وہ دوڑتے ہوئے الماری کی طرف گئی تھی. تھوڑی سی محنت کے بعد وانیا وہ باکس کھولنے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی. باکس کے کھلتے ہی زمین پر بہت سی تصویریں بکھر گئی تھی. وانیا نے جھک کر ایک تصویر اٹھائی تھی. اپنی تصویر دیکھ کے اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا. یہ میں ہوں؟ اس نے تصویر کو بہت غور سے دیکھا تھا. دماغ پر تھوڑا زور دینے پر سارے پردے جیسے ہٹنے لگے تھے. پھینک دیتے ہیں. اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ مری تو نہیں ہے نا؟ ہم تو وہ شیطان ہے جو مردہ کو بھی نہیں چھوڑتے. یہ تو پھر زندہ ہے. جیمز میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو. آخرکار اس پر بلیک مانسٹر سے پہلے میری نظر پڑی تھی. موم! وہ اپنی پوری قوت سے چلائی تھی. ماہم اپنے کمرے کی جانب ہی آ رہی تھی جب اس کی سماعتوں سے وانیا کی چیخ ٹکرائی تھی. وہ بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی. سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں کے تلے زمین ہی کھسک گئی تھی. وانیا زمین پر تصویریں پھیلائے بیٹھے رو رہی تھی. وانیا! ماہم تڑپ کر اس کی جانب پڑی تھی. گیم نہیں تھی، کیچپ نہیں تھا. جھوٹ، سب جھوٹ. وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی. چاہے کچھ بھی ہو جائے یہاں سے کہیں مت جانا. یہ سب گیم ہے، خون نہیں ہے. یہ کیچپ ہے. چلانا نہیں ہے، کچھ نہیں بولنا، بس چپ کر کے یہاں چھپے رہنا ہے. وہ دیوانہ وار تصویر کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی. وانیا! ماہم نے روتے ہوئے اسے گلے لگایا تھا. بھاگ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، دور چلی جاؤ. وہ چیختے چلاتے ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی تھی. وانیا کی آنکھ رات کے 9 بجے کے قریب کھلی تھی. اٹھتے ساتھ ہی اس کے نظر نائل پر پڑی تھی جو کہ اس کے عقب میں بیٹھا مسکرا رہا تھا. کتنا سوتی ہے نا؟ جب سے یونی سے آئی ہے تب سے سو رہی ہے. میں کب سے آپ کے جاگنے کا انتظار کر رہا ہوں. نائل نے بہت محبت سے اس کے سر پہ بوسہ دیا تھا. وانیا کچھ دیر ویران آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے اٹھی تھی. میں یونیورسٹی سے آ کر سو گئی تھی. نائل نے اس بات میں سر ہلاتے اسے خود سے لگایا تھا. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ فوراً ہی اس سے دور ہوئی تھی. بھائی آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ وہ چلاتے ہوئے پیچھے ہٹی تھی. نائل کو حالات سمجھنے میں دیر لگی تھی. ہمیشہ ہی دورے کے بعد وہ سب بھول جاتی تھی. پھر نائل اور ماہم جو اسے بتاتے تھے وہ یقین کر لیتی تھی. وہ موم تھی نا؟ وانیا کی اچانک کہی گئی بات پر نائل ساکت رہ گیا تھا. وہ میری ماں تھی. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. میں انہیں نہیں بچا سکی. میں کچھ نہیں کر سکی. میری آنکھوں کے سامنے اس شخص نے وہ ہچکیاں لے لگ کر رو رہی تھی. نائل کی آنکھ سے بھی آنسو گرا تھا. اس نے آگے بڑھ کر وانیا کو خود سے لگایا تھا. اس کی شرٹ دبوچے وہ بچوں کی طرح روتی رہی تھی. نائل نے اسے رونے دیا تھا تو کیا وانیا کو سب یاد آ گیا تھا؟ اس کا ذہن مختلف خیالات بن رہا تھا. آپ ہی نے کہا تھا چھپی رہو، تم چھوٹی ہو، یہاں پر آرام سے چھپ سکتی ہو، اور میں کسی کو بلا کر لاتی ہوں. میں انتظار کرتی رہی لیکن کوئی نہیں آیا. کوئی نہیں، آپ ہی بھی نہیں. لیکن میں نے وعدہ نہیں توڑا. میں وہاں سے باہر نہیں آئی تھی. وہ نائل کے سینے سے لگی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی. 4 لوگ تھے، 1 عورت تھی اور 3 مرد. موم کا خون نکل رہا تھا. انہوں نے گاڑی نیچے پھینک دی. وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بول پا رہی تھی. کون تھے وہ 4 لوگ؟ آپ کو کچھ یاد ہے؟ نائل ہمیشہ سے ہی
इसे ये पूछना चाहता था, मगर वानिया की हालत कभी इतनी बेहतर नहीं रही थी कि वो सवाल और जवाब कर सके। कैचअप नहीं था, कोई ड्रामा नहीं था, आप ही ने झूठ कहा था। वो अपनी ही धुन में बोली जा रही थी। कौन आप ही? नाइल जानना चाहता था कि इससे किस हद तक याद है। शाहीन ने कहा था कि सब भूल जाओ, वो बदला ले लेगा। वानिया, शाहीन कौन है? वो कैसा दिखता है? नाइल के इस सवाल पर वानिया ने इसके सीने पर से सर उठाया था। वो उसका चेहरा। वानिया अपने दिमाग पर भरपूर जोर डाला था। पता नहीं, याद नहीं। वो एक बार नाइल के सीने से लगी थी। कोई बात नहीं भाई, है ना, सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नाइल ने इसकी पीठ थपथपाते हुए इसे तसल्ली दी थी। चलो उठो, फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं। भाई वो लोग कौन थे? उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं सब पता लगा लूँगा, आप बस टेंशन नहीं लेनी। नाइल ने वानिया के आंसू साफ करते कहा था। ठीक है, अब इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको कुछ याद आएगा तो आप सबसे पहले मुझे बताएगी। वानिया ने इस बात में सर हिलाने पर नाइल के लब मुस्कुराए थे। कुछ और याद है आपको? वानिया ने नफ़ी में सर हिलाया था। मेरा मतलब है कुछ ऐसा जो आपने मुझे अभी तक ना बताया हो। देखो मेरी जान, भाई से कुछ नहीं छुपाते, जो भी बात है आप मुझे सच सच बताएगी। मुझे कुछ और याद नहीं है। नाइल के चेहरे पर सुकून बिखरा था। ठीक है मेरी जान, अब इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको कुछ भी और याद आएगा तो आप सबसे पहले मुझे बताएगी। वानिया के इस बात में सर हिलाने पर नाइल मुतमईन हो गया था। नाइल बिस्तर पर बैठा मुसलसल लैपटॉप पर मसरूफ़ था। जब इसने धड़ल्ले से तनफन करती सी करीब बिस्तर पर आकर बैठी थी। ये क्या बदतमीज़ी है? नाइल ने गुस्से से घूरा था। मैं बोर हो रही हूँ। इसका लैपटॉप साइड में रखे स्नेहा इसके मज़ीद करीब हुई थी। तुम एक नंबर की बेहया लड़की हो। इसके बारे में अपनी ये मुफीद राय देता वो बिस्तर से उठा था। तुम भी थोड़े से बेहया हो जाओ, इसमें कोई हर्ज नहीं। स्नेहा लब दबाए आंखें विंक की थी। नाइल का चेहरा गुस्से से दहकने लगा था। उठो, निकलो मेरे कमरे से। इसे कलाई से दबोचे नाइल ने इसे अपने मुकाबिल खड़ा किया था। नाइल के कहने के बाद वो इसे छोड़कर नहीं गई थी। वो भी अब स्नेहा को जिस्मानी तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, जिसकी वजह से वो मज़ीद शेर हो गई थी। तुम इतने रूड क्यों हो? स्नेहा ने इसके सीने पर हाथ रखे पूछा था। तुम इतनी बेबाक क्यों हो? इसका हाथ झटकते नाइल ने इसे परे धकेला था। अपने शौहर से अपना हक मांगना बेबाकी है तो बेबाकी ही सही। वो दिन ब दिन इस पर हावी होती जा रही थी। नाइल के फार्म हाउस के चक्करों में इजाफा होता जा रहा था। वो इसे अपना आदी बना रही थी। हक की बात कर रही हो? नाइल ने इसे कमर से पकड़कर अपनी जानिब खींचा था, आंखों में गहरी चमक लिए। अब इसने एक हाथ से स्नेहा की ठोड़ी को छुआ था। वो आंखें मीच गई थी। नाइल के लम्स से इसे चुभन महसूस हो रही थी। हक बीवी को दिया जाता है, ज़र खरीद गुलाम को नहीं। नाइल ने अपनी गिरफ्त मज़ीद बढ़ा दी थी। स्नेहा का दम घुटने लगा था। हाँ, लेकिन तुम फिर भी ऐसा चाहती हो तो ठीक है। इसे बालों से पकड़े नाइल ने अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब ले गया था। इसकी सुलगती सांसों की तपिश अपने चेहरे पे महसूस करते स्नेहा बेइख्तियार अपनी सांसें रोकी थी। लेकिन मेरी आदत है, मैं हर चीज़ की कीमत अदा करता हूँ। तुम्हें ख़रीदने की कीमत तुम्हारे बाप को अदा की थी, तो फिर? इसकी कान के पास झुका था। एक रात की कितनी कीमत लोगी? स्नेहा ने पट से आंखें खोली थी। इसका चेहरा धुआं धुआं हुआ था। जो कुछ इसने सुना था इस पर यकीन करना नामुमकिन था। इसे आहिस्तगी से खुद से दूर करते नाइल अब इसके चेहरे के तासुरात से महजूज हो रहा था। स्नेहा की आंखों में ढेर सारा पानी लिए इसे देखती ही रही थी। इसका शौहर था, इनके दरमियान एक पाकीज़ा रिश्ता था। वो कैसे अपनी बीवी से इस किस्म की गुफ्तगू कर सकता था? डोंट वरी, मैं हर कीमत अदा कर सकता हूँ। इसे खामोश देखकर नाइल ने गोया इसका तमस्कुर उड़ाया था। वो बगैर कुछ कहे तकरीबन भागती हुई वहाँ से गई थी। काफ़ी देर अपने कमरे में आंसू बहाने के बाद वो सूजी हुई आंखों के साथ एक बार फिर नाइल के सर पर मुसल्लत हुई थी। मुझे अपने घर जाना है। इसके लहजे में नमी के साथ साथ मजबूती भी थी। नाइल मुकम्मल तौर पर इसे नज़रअंदाज करता लैपटॉप पर मसरूफ़ था। मुझे मेरे घर भेज दो। अब की बार वो चीखी थी। नाइल गुस्से से उठ खड़ा हुआ। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? नाइल बुरी तरह से झंझोड़ा था। तुम मुझे भेज रहे थे ना, अब मैं खुद कह रही हूँ मुझे जाना है। वो ऑफ़र कब की ख़त्म हो चुकी है। बेहतर ये चुपचाप किसी कोने में पड़ी रहो। नाइल ने नागवारी से आंखें घुमाई थी। मुझे नहीं रहना तुम जैसे मुनाफिक और जाहिल शख्स के साथ। ज़बान संभाल कर बात करो। नाइल के असाब तन गए थे। वो इसे तैश दिला रही थी। तुम अपनी ज़बान संभाल कर रखो। तुम्हें तो औरत से बात करने की भी तमीज़ नहीं है। तुम्हारी तो तरबियत ही नहीं ठीक। मुँह बंद रखो अपना, वरना जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। इसने मुझे भींचे कहा था। मुझे मेरे घर जाना है बस। वो ज़िद पड़ी थी। कौन सा घर?
वह अब तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हारे उस घटिया बाप ने बेच दिया है तुम्हें। मेरे बाप को कुछ मत कहो, तुम खुद घटिया हो, तुम्हारा पूरा खानदान। अभी उसके लफ्ज़ मुंह में ही थे कि नायल का हाथ उठा था चट्टाक और वो औंधे मुंह फर्श पर गिरी थी। कहो, मेरा बाप एक निहायती घटिया और नीच इंसान है। इसके करीब बैठे नायल ने इसके बालों से दबोचा था। बोलो। इसने अब की बार बहुत ज़ोर से बालों को जकड़ के हिलाया था। स्नेहा की सिसकी निकली थी। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। एक बेटी अपने बाप के बारे में इस किस्म के अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकती है? अगर तुम नहीं चाहती कि आज पूरी रात तुम सांप और बिच्छू के दरमियान गुजारो तो जो मैं कह रहा हूँ वो कहो। वो नफ़ी में सर हिलाती मुसलसिल अश्क बहा रही थी। कहो। उसकी दहाड़ पर वह सहम गई थी। बाबा। एक बार फिर सिसकी थी। कहो, मेरा बाप एक निहायती घटिया और नीच इंसान है। नायल ने इसके बालों को एक बार फिर झटका दिया था। उस शख्स के आगे बेबस हो गई थी। नायल की बात मानने के अलावा इसके पास और कोई चारा नहीं बचा था। मेरा बाप एक घटिया। हिचकियाँ एक बार फिर बंद गई थी। जुमला मुकम्मल करो स्नेहा। इसका मुंह दबोचे नायल गुर्राया था। घटिया शख्स है। ये वही जानती थी कि उसने ये कैसे कहा था। शाबाश। इसका गाल थपकते होठों पर फातिहाना मुस्कुराहट सजाए उठा था। अल्लाह का कहर नाजिल होगा तुम पर। जिस तरह मैं तड़प रही हूँ बिल्कुल उसी तरह तुम भी तड़पोगे। मेरी बद्दुआ है नाइला फंदी। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सबसे अजीज शख्स के हाथ रुसवा करेगा। आज सारी मोहब्बतें जैसे फना हो गई थी। पीछे जो बचा था वो नफरत थी। टूटे बिखरे दिल की किरचियाँ थी। नायल तनफुर से सर झटकता वहाँ से गया था। दोपहर के वक्त वो दोनों मुसलसल बातें करते हुए गाड़ी की जानिब बढ़ रहे थे। मेरा पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है। गाड़ी में बैठते साथ ही इस लड़की ने बहुत जोर से कहा था। प्लीज़ डैड के सामने अपनी ज़बान बंद रखना। इसने कुलस कर कहा था। तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? इस लड़की ने शिकवा की निगाहों से अपने जुड़वा भाई की तरफ देखा था। मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन तुम मुझे ठीक से पढ़ाती ही नहीं हो। गाड़ी में किसी की खिलखिलाहट की आवाज़ गूंजी थी। वो दोनों ही चौंक कर पीछे देखा था। हातिम, गाड़ी रोको, सोफी ने डर कर कहा था, जिस पर हातिम ने बर वक्त ब्रेक लगाई थी। गाड़ी से बाहर आते दोनों मुस्तरीब से एक साइड पर खड़े हुए थे। गाड़ी में भूत है सोफी ने हातिम को बाजू से दबोचा था। दिन के वक्त भूत कहाँ से आ गया? यकीनन कोई चोर होगा। हातिम ने तुक्का लगाया। तुम देखो ना जाकर। सोफी ने इसे बाजू से पकड़कर झिंझोड़ा था। मैं क्यों देखूं? तुम जाकर देखो ना। दोनों ही मैट्रिक के स्टूडेंट्स थे। शक्ल सूरत में दोनों ही बहन भाई हूबहू एक जैसे थे। इन दोनों में वाहिद फ़र्क इनकी आंखें थी। सोफ़ी की आंखें सियाह और पुरकशिश थी जबकि हातिम की आंखों का रंग कुछ मुख्तलिफ था। इसकी आंखें हल्की भूरी और नीली थीं। अपनी इन अनोखी आंखों की वजह से वो हर दिल अजीज़ था। लड़कियां इसके लुक्स और इसकी आंखों पर फिदा हो जाती थी। सोफ़ी और हातिम की उम्र 15 साल के करीब थी। हातिम सोफ़ी से 2 मिनट बड़ा था, जिसका रोब वो हमेशा इस पर झाड़ता था। तुम मुझसे बड़े हो तो तुम जाकर देखो ना। सिर्फ 2 मिनट तो बड़ा हूँ, हातिम ने एहतजाज किया था। इससे पहले कि वो दोनों मजीद झगड़ते, गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खुला था। अंदर से नमूदार होती मखलूक को देखकर इन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। खोदा पहाड़, सूफ़ी ने जुमला अधूरा छोड़ा था और निकली चूहिया। जुमला हातिम ने मुकम्मल किया था। 2 पोनियाँ बनाए, फूले हुए गालों वो छोटी सी आफत अब मासूमियत से इनकी जानिब बढ़ रही थी। ये कौन है? हातिम ने सर पैर इस छोटी सी टिड्डी का जायज़ा लिया था, जिसका सर और पैर में कुछ ज़्यादा फासला नहीं था। ये कितनी क्यूट है ना। सोफ़ी इसके भरे हुए गाल देखकर एक्साइटेड हो गई थी। मगर ये है कौन और हमारी गाड़ी में क्या कर रही है? आखिर कोई कैसे इनकी इजाज़त के बगैर इनकी गाड़ी में छुप सकता था? यूनिफॉर्म तो हमारे ही स्कूल का है। सोफ़ी ने इसके कपड़ों को देखते ही कहा था, मुझे भूख लगी है बहन। इस नन्ही सी गुड़िया ने हातिम के बाजू पकड़ कर झंझोड़ा था। सूफ़ी को तो वो ऐसे नज़रअंदाज कर गई थी जैसे वो वहाँ मौजूद ही ना हो। कौन हो तुम? वो दुबक कर पीछे हटा था। ये बहन कौन है? हातिम ने सवालिया नज़रों से सूफ़ी की तरफ देखा था, जिस पर सूफ़ी ने कंधे उचकाए थे। तुम बहन हो? बच्ची जाकर हातिम के पैरों से चिपकी थी। ओए दूर हटो। इसके इस तरह खुद से चिपकने पर हातिम बौखला ही गया था। हातिम वो कोई जानवर नहीं है, छोटी सी बच्ची है। सोफ़ी को हातिम का ये रवैया सख्त नागवार गुजरा था। ये जो भी मखलूक है इसे मुझसे दूर हटाओ। वो मुसलसल अपना पैर झटक रहा था, मगर वो इसे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। गुड़िया मेरी बात सुनो। सोफ़ी ने प्यार से जाकर इसे हातिम से जुदा किया था। अपने टांग छूटने पर हातिम ने सुख भरा सांस लिया था। कौन हो आप और आपका नाम?
اور کیا نام ہے آپ کا؟ صوفی نے اسے گود میں اٹھاتے ہوئے اس کا دایاں گال کھینچے استفسار کیا تھا۔ بس پھر کیا؟ وہ سائرن بجا تھا کہ انسان تو انسان، پرندوں کی بھی پناہ تھی۔ آدھے گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد بالآخر حاتم کی انگلی ہی اسے خاموش کروا سکی تھی۔ اب وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر ایک ہاتھ سے برگر کے ساتھ انصاف کر رہی تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے حاتم کی انگلی تھام رکھی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی اس عجیب و غریب مخلوق کو دیکھ رہے تھے۔ جبکہ وہ برگر کھا چکی تھی تو حاتم نے اسے بہت پیار سے پوچھا تھا، بیٹا آپ کا گھر کہاں ہے؟ دور، بہت دور۔ اس نے اپنی گول مٹول آنکھوں کو پھیلائے ہوئے کہا تھا، آپ کے ڈیڈ کا نام کیا ہے؟ آپ کے ڈیڈ کا کیا نام ہے؟ اس نے صبر کا دامن تھامے اگلا سوال پوچھا تھا۔ ڈیڈ؟ اس آفت کے جواب پر جہاں حاتم کا چہرہ سرخ ہوا تھا، وہی صوفی کا کہا چھوٹا تھا، یار یہ کتنی کیوٹ ہے۔ صوفی تو اس بچی پہ دل و جان سے فدا ہو ہی گئی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اپنا نام تو پتا ہوگا نا؟ حاتم نے دانت پیستے ہوئے پوچھا تھا تو اپنی سنہری آنکھوں سے اپنی سنہری آنکھوں سے اسے دیکھتی ہی رہی تھی۔ اپنا نام پتا ہے؟ حاتم کے ایک بار پوچھنے پر اس نے زور و شور سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ حاتم نے بے اختیار گہری سانس خارج کی تھی۔ اپنا نام بتاؤ۔ خاموشی، گہری خاموشی۔ نام پتا ہے تو بتاؤ نا۔ وہ سخت جھنجھلایا تھا۔ ایک تو اس کا پیپر اتنا برا ہوا تھا اور دوسری طرف سے یہ آفت۔ نام پتا ہے لیکن، اس بچی نے منہ بسورے کہا تھا۔ لیکن کیا؟ وہ شدید تپا تھا۔ بولنا نہیں آتا؟ صوفی اور حاتم دونوں کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ کیا؟ وہ تو شوق کے مارے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں اسے مار دوں گا، میں اس ٹڈی کی جان لے لوں گا۔ وہ غصے سے اس آفت کی پڑیا کے قریب گیا تھا جب صوفی نے اسے روکا تھا۔ ریلیکس حاتم، وہ بچی ہی تو ہے۔ صوفی نے اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تو جیسے آج اس بچی کو جان سے ہی مارنا چاہتا تھا۔ 2 مہینے کے بچے کو بھی اپنا نام پتا ہوتا ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ نام نہیں پتا۔ حاتم کا غصہ سوا نیزے پہ چڑھا ہوا تھا۔ مجھے اپنا نام پتا ہے، وہ احتجاج کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کو اپنا نام پتا ہے؟ صوفی نے جھک کر اس کے گال کو چھوتے نرمی سے پوچھا تھا۔ اس آفت نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ دیکھا، تمہارا انداز ٹھیک نہیں تھا، تمہیں بچوں سے بات کرنی ہی نہیں آتی۔ صوفی نے اپنے جڑوا بھائی کو زبان چڑھائی تھی۔ حاتم تو مکمل طور پر جلد بھول گیا تھا۔ گڑیا، اپنا نام بتاؤ، صوفی نے واپس اسی نرمی سے پوچھا تھا۔ بولنا نہیں آتا؟ معصومیت سے ایک بار پھر وہی جواب دیا گیا۔ کیا بولنا نہیں آتا؟ اس کی بات صوفی کے سر پر سے گزری تھی۔ نام؟ اب کی بار حاتم کا کہا چھوٹا تھا۔ وہ گردن پیچھے کیے کافی دیر تک ہنستا رہا تھا۔ تمہیں تو بچوں سے بات کرنے کی بہت ٹریننگ ہے نا؟ وہ واضح طور پر اپنی بہن کا مذاق اڑا رہا تھا۔ گھر پہ سب آپ کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ ڈر کے آگے جیت ہے۔ صوفی نے محنت جاری رکھی۔ مانو اس بچی کے کہتے ہی اس نے چیلنجنگ انداز میں حاتم کی طرف دیکھا تھا۔ یہ اصل نام تھوڑی ہے، اصل نام اگلوا کر دکھاؤ تو مانو۔ دونوں بہن بھائی کی جنگ ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ اسکول چلتے ہیں؟ صوفی نے انگلی کی چٹکی بجائی کہا۔ پہلے نہیں دماغ لڑا سکتی تھی؟ گاڑی کی چابی اٹھاتے حاتم ناگواری سے آگے بڑھا تھا۔ صوفی بھی اس بچی کا ہاتھ تھامے اس کے پیچھے گئی تھی۔ گاڑی تک پہنچتے ہی وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر بھاگتی ہوئی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، جیسے یہ اسی کی ملکیت ہو۔ صوفی نے مسکراتے ہوئے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ اسکول پہنچتے ہی اس بچی کے والدین وہاں پریشانی کی حالت میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ مزید آدھا گھنٹے کی جدوجہد کے بعد یہ معاملہ حل ہو ہی گیا تھا۔ CCTV کی مدد سے پتہ چلا کہ وہ بچی خود ان کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ صوفی اور حاتم کے پیرنٹس کو بھی بلوایا گیا تھا۔ گھر جا کر ان کی ٹھیک کلاس لگی تھی۔ حاتم نے اس سب کا ذمہ دار اس ٹڈی کو ٹھہرایا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے آفت سے کبھی دوبارہ نہ ملنے کی بھی دعا کی تھی۔ رات تیار رہنا، رات ڈنر ہے۔ صوفی نے حاتم کے کمرے میں داخل ہوتے ساتھ کہا تھا۔ اف، کیا مصیبت ہے؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ ڈیڈ کے بزنس پارٹنر اور فرینڈ انکل مصطفیٰ بھی آ رہے ہیں۔ ڈیڈ کا حکم ہے کہ تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہا جائے۔ حاتم کے ماتھے پہ تیوری چڑھی تھی۔ یہ پیغام یقیناً اس کے لیے تھا، کیونکہ اس کے خاندان میں باقی سب افراد تو شریف تھے سوائے اس کے۔ یہ خیال اس کے والد صاحب کا تھا، جو کہ بالکل ٹھیک تھا۔ اس میں کون سی نئی بات ہے؟ وہ تو ہمیشہ آتے ہی رہتے ہیں۔ حاتم نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ لیکن اس دفعہ بم آئے، اہل و عیال آئیں گے۔ حد ہے یار۔ وہ منہ بنا کر بستر پہ اوندے منہ ڈہ گیا۔ صوفی اس پر ایک افسوس بھری نگاہ ڈال کر وہاں سے گئی تھی۔
آج نائل کی منتیں کرنے کے بعد بالآخر وانیا کو بغیر گارڈ کے پارٹی اٹینڈ کرنے کی اجازت مل ہی گئی تھی۔ وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ کلب میں ڈانس پارٹی انجوائے کر رہی تھی۔ ہر طرف مدھم مدھم سی روشنی میں ہر شخص ہوش و حواس سے بیگانہ رقص کرنے میں مصروف تھا۔ ڈیک پر بہت تیز آواز میں گانے چل رہے تھے۔ وہ مست ہوتی ادھر سے ادھر جھوم رہی تھی۔ یہی تو وہ آزادی تھی جو اسے چاہیے تھی، ہر چیز سے لا تعلق ایک حسین اور پرآسائش زندگی، جب وہ اپنی مرضی سے بغیر کسی رکاوٹ کی زندگی گزار سکیں۔ یہ جگہ جنت ہے، جنت۔ خوشی سے جھومتے ہوئے مدہوش ہوئی تھی۔ سیاہ رنگ کے ٹاپ پہنے وہ بے حد اسٹائلش اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ نائل کسی کام سے ملک سے باہر گیا ہوا تھا اور فون پر وانیا کے ڈراموں کی وجہ سے اس نے بالآخر حامی بھر ہی لی تھی۔ وہ یقیناً اس پارٹی کی نوعیت سے بے خبر تھا، اسی وجہ سے وانیا کو یہاں آنے کی اجازت ملی تھی، ورنہ وہ اس قسم کی پارٹیز اور ڈریسنگ کے سخت خلاف تھا۔ آئزہ، میرا دل کر رہا ہے میں تعمر یہیں گزار دوں۔ تیز میوزک کے شور کے باعث وہ کانوں پر ہاتھ رکھی چیخی تھی۔ میرا بھی۔ آئزہ بھی بے حد خوش تھی۔ ابھی وہ لوگ مدہوش سے جھوم ہی رہے تھے، تبھی ایک لڑکا آ کر وانیا سے ٹکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، اس لڑکے نے اسے بازو سے تھاما تھا۔ اب وہ مسلسل اپنے ہاتھوں سے اس کے بازو کو سہلا رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا بیوٹی؟ وانیا کا پارا سوانیزے پہ چڑھا تھا۔ اس لڑکی کو پیچھے دھکیلے اس نے بہت زبردست پنچ اس کے منہ پہ جڑ دیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! وہ غصے سے وانیا کی جانب بڑھا تھا۔ دونوں کے درمیان بہت بری لڑائی ہوئی تھی۔ آئزہ بہت مشکل سے وانیا کو وہاں سے لے کر گئی تھی۔ اتنی ہی پارسا ہو تو یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اس لڑکی کی آواز پر وانیا کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ فوراً پلٹی، اس تک پہنچی، وہ اس پر جھپٹی تھی۔ وانیا افندی نام ہے میرا، یاد رکھنا۔ اس کے منہ پر ایک اور پنچ مارتے وانیا نے انگلی اٹھائے اسے وارننگ دی تھی، اپنے بالوں کو پیچھے کی طرف جھٹکتے۔ اب وہ تیزی سے باہر گئی تھی۔ آئزہ بھی فوراً اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ وانیا آئزہ کو اس کے گھر ڈراپ کیا تھا۔ اس کی ڈرائیونگ اتنی ریش تھی کہ آئزہ بس ملک الموت سے ملتے ملتے بچی تھی۔ وہ جتنا وانیا کو آہستہ ڈرائیو کرنے کا کہتی تھی وہ اتنی ہی سپیڈ بڑھا دیتی تھی، لہٰذا آئزہ نے اپنی زبان بند ہی رکھی تھی۔ اپنے گھر کے سامنے گاڑی رکتے ہی آئزہ کا شکر کا کلمہ پڑھتے اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ خبیث کہیں کا وانیا کا میٹر اچھا خاصا شارٹ تھا۔ رات کی کھنکی میں وہ سنسان سڑک پر گاڑی کو مختلف پیچ و خم سے گھما پھرا رہا تھا۔ اچانک ہی ایک اور گاڑی سامنے آتے ہی اس نے بر وقت بریک لگائی تھی۔ اندھے کہیں کے غصے کی حالت میں وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ سامنے کی گاڑی سے دو لڑکے باہر نکلے تھے۔ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی ایک لڑکے نے اس کے منہ پر رومال رکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ رات کی ہلکی ہلکی خنکی میں پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ڈنر کا اہتمام باہر لان میں کیا گیا تھا۔ حاتم اپنے کمرے میں ناگواری سے تیار ہو رہا تھا۔ یہ آرڈر بھی اس کے والد صاحب کا تھا، کم از کم وہ آج کے دن انسانوں کی طرح ڈریسنگ کریں۔ حالانکہ اس بیچارے کی ڈریسنگ انسانوں جیسی ہی تھی۔ یہ خیال حاتم کا ذاتی تھا۔ اپنے کرتے کی کالر کو درست کرتے حاتم نے پرفیوم کی بوتل اٹھائی تھی۔ پرفیوم لگائے وہ لش پش سا تیار ہوا۔ ابھی باہر جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلتے ہی کوئی داخل ہوا تھا۔ اپنے سامنے اس چھوٹی سی عجیب غریب مخلوق کو دیکھتے ہی حاتم نے اپنی آنکھیں مسلی تھی۔ بین! وہ بھاگتی ہوئی ایک بار پھر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی تھی۔ وہ تو بیچارہ ہکا بکا رہ گیا۔ دور ہٹو! وہ اپنی ٹانگیں جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ تو جیسے سے چپک ہی گئی تھی۔ کون ہو تم؟ میرے گھر کیسے آئی ہو؟ اسے بہت مشکل سے خود سے دور کیے حاتم نے سانس لینے کی کوشش کی تھی۔ ویٹ، کہیں تم میرے بیگ میں تو نہیں تھی؟ وہ معصومیت سے اسے دیکھتی ہی رہی تھی۔ حاتم کی باتیں اس کے سر پر سے گزر رہی تھی۔ مانو صوفی اسے پکارتی حاتم کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ حاتم یہ انکل مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ صوفی نے مسکرا کر اس بچی کو گود میں اٹھایا تھا۔ حاتم کا دماغ صحیح معنوں میں چکرایا تھا۔ وہ لڑکی تو اس کے گلے ہی پڑ گئی تھی۔ بین! اس نے معصومیت سے حاتم کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میرا نام حاتم ہے، بین نہیں۔ اس نے دانت پیستے ہوئے 8 سالہ مصیبت کو گھورا تھا۔ بین 10! وہ ایک بار پھر اسی معصومیت سے بولی تھی۔ ہاؤ کیوٹ! صوفی نے اس بچی کا گال کو چوما تھا۔ یہ تمہیں بین 10 سمجھ رہی ہے؟ حاتم نے کلس کر منہ بنایا تھا۔ اسے یہ لڑکی کیوٹ کم اور آفت زیادہ لگ رہی تھی، اور وہ ٹھیک بھی تھا، کیونکہ وہ آفت ہی تھی جس نے حاتم کو ساری زندگی اپنی انگلیوں پر نچانا تھا۔ ویسے اس مصیبت کا نام کیا ہے؟ منہ کے مختلف زاویے بنائے حاتم ادھر ادھر دیکھا تھا۔ اوہ، یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں۔ صوفی نے دانتوں تلے زبان دبائی تھی۔ مانو آپ کا نام کیا ہے؟ صوفی نے اس کا گال کھینچتے ہوئے بڑے پیار سے پوچھا تھا۔ مجھے پتا ہے لیکن بولنا نہیں آتا۔
حاتم منہ بنائے اس کی نقل اتاری تھی۔ لکھنا آتا ہے مجھے۔ صوفی اور حاتم دونوں ہی چونکے تھے۔ تمہیں لکھنا آتا ہے؟ حاتم نے اسے بازو سے پکڑا تھا۔ جہاں مانو نے اسبات میں سر ہلایا تھا وہی حاتم کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ صبح سے خوار کر رہی ہوں، پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ اس نے غصے سے اسے جھنجھوڑا تھا۔ تم پہلے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ اس نے بھرپور زور لگا کر خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ اس انداز پر صوفی اور حاتم دونوں کی ہی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اب وہ حاتم کا ہاتھ پکڑے، اپنے ننھے سے بیگ سے پین نکالے، اس پر کچھ آڑی ترچھی لکیریں گھسیٹ رہی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ نہیں جھٹک سکا۔ کیوں؟ اس سوال کا جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ تھوڑی دیر میں ملازمہ کے بلانے پر مانو اور صوفی باہر چلے گئے تھے۔ ڈنر خوش اسلوبی سے ہوا تھا۔ اس بات کی حاتم کو بے حد خوشی تھی، ورنہ یہ الزام بھی اس کے سر آنا تھا۔ رات کے وقت وہ شاور لینے گیا تھا۔ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ ہر رات سونے سے پہلے صبح اٹھتے ساتھ لازمی شاور لیتا تھا۔ چینجنگ روم میں موجود الماری سے کپڑے نکالتے ہی اس کی نظر بے اختیار ہاتھ پہ پڑی تھی۔ حاتم نے بمشکل اپنے ہاتھ پہ لکھے ہوئے نام کو اسپیل کیا تھا، ماہنور۔ اس نے نام کو توڑ کر پڑھا تھا، ماہنور۔ مانو اس کے لب مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ وہ کچھ دیر اپنے ہاتھ کی جانب دیکھتا رہا، پھر نہ جانے کس سوچ کے تحت اس نے کپڑے واپس رکھے تھے۔ حاتم نے شاور لینے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ ٹڈی وہ مسکرا کر سر جھٹکتا سونے کی نیت سے بستر کی جانب بڑھا تھا۔ رات کا تقریباً 12 بجے نائل کا اپنا فون اٹھایا تھا۔ فون پر ماہم کی اتنی ساری مسڈ کالز دیکھ کر اس سے شدید تشویش ہوئی تھی۔ اس نے واپس ماہم کو کال ملائی۔ نائل فون اٹھاتے ساتھ ماہم کسی کے اسپیکر سے گونجی تھی۔ کیا ہوا پھپھو، آپ کیوں رو رہی ہے؟ نائل فکر مند ہوا تھا۔ وانیا گھر نہیں آئی، پتہ نہیں کہاں ہے۔ نائل کے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہے آپ؟ اسے بے اختیار ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اس کی دوست سے بھی پوچھا میں نے، وہ گھر کے لیے نکلی تھی، پہنچی نہیں۔ 3 گھنٹے گزر گئے۔ نائل نے فوراً فون کاٹا تھا۔ وہ اس وقت بیرون ملک میں تھا۔ اس کی معصوم بہن نہ جانے کہا۔ اس نے سب سے پہلے محسن کو کال ملائی تھی۔ محسن، وانیا گھر نہیں پہنچی، اس کا فون ٹریک کرو فوراً۔ فون کاٹتے ساتھ ہی وہ پے در پے کسی نہ کسی کو فون ملا رہا تھا۔ اس کی بہن کی گمشدگی کی خبر نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ نائل نے فوراً اپنی واپسی کی ٹکٹس بک کروائی تھی۔ اسے جلد از جلد پاکستان پہنچنا تھا۔ وانیا کہاں جا سکتی ہے؟ اپنی پیشانی مسلتے نائل ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ اچانک اسے دماغ میں جھماکا ہوا تھا، ڈیوڈ۔ اس نے لب بھینچے اور فوراً ڈیوڈ کو کال ملائی تھی، جو ابھی بستر پہ لیٹا تھا۔ نائل کی کال نے اسے خوشگوار حیرت میں مبتلا کیا تھا۔ زہ نصیب، ڈیوڈ کی لبوں کو گول کرتے کہا، ذلیل گھٹیا انسان۔ نائل کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اب اسے مار ہی ڈالے گا۔ اتنی رات کو لوگ محبوب سے پیار بھری باتیں کرتے، لیکن شاید ہماری قسمت میں گالیاں کھانی لکھی ہے، وہ بھی ایک عدد صالح صاحب سے۔ ڈیوڈ اس کا تپا ہوا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے سوچتا اچھا خاصا محظوظ ہوا تھا۔ بکواس بند کرو، میری بہن کہاں ہے؟ میری وانیا کہاں ہے؟ جہاں نائل غرایا تھا وہاں دوسری طرف ڈیوڈ کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیا مطلب؟ وانیا گھر پر ہے نا؟ ڈیوڈ کی بات پر نائل کے اعصاب شل ہوئے تھے۔ تو کیا اس سب کے پیچھے ڈیوڈ نہیں تھا؟ وانیا کہاں ہے؟ نائل بستر سے اٹھتے ساتھ ہی ڈیوڈ بھی آپے سے باہر ہوا تھا۔ نائل نے غصے سے کال ہی کاٹ دی تھی۔ وانیا، ڈیوڈ نے فوراً ہی گاڑی کی چابی اٹھائی، اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ ایک طرف نائل پریشان تھا تو دوسری طرف ڈیوڈ۔ دونوں ایک ہی انسان کے لیے پریشان تھے، وانیا کے لیے۔ نائل ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی محسن کا فون آیا تھا۔ نائل، فون ٹریک نہیں ہو رہا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ہوش میں ہو؟ نائل کا پارا تو 7ویں آسمان پہ تھا۔ ان کا تعلق ISI سے تھا، اس کے باوجود بھی وہ ایک عام سا موبائل ٹریس نہیں کر پا رہے تھے۔ میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بگڑتے تیور دیکھ کر محسن آہستگی سے کہا تھا، مجھے میری بہن چاہیے، پوری فورس لگا دو، بس مجھے وہ چاہیے۔ اس نے غصے سے فون رکھا تھا۔ ابھی اس نے فون کاٹا ہی تھا کہ ماہم کا نام اسکرین پہ جگمگایا تھا۔ وہ کب سے اسے فون پر فون کر رہی تھی۔ نائل نے جان کر فون نہیں اٹھایا تھا، اب اسے مجبوراً فون اٹھانا ہی پڑا تھا۔ نائل کے رات گزرنے سے پہلے وانیا کو گھر لے آؤ، ماہم کی آواز بھررائی ہوئی تھی۔ پھپھو آپ بے فکر رہے، ایسا ہی ہوگا۔ یہ تسلی اس نے ماہم کو نہیں بلکہ خود کو دی تھی۔ انشاءاللہ تم بھی فکر مت کرو۔ اچانک ہی سے نائل کی پریشانی کا احساس ہوا تھا۔ وہ تو وانیا کو بیٹیوں کی طرح چاہتا تھا۔ اس وقت وہ بھی تو پل صراط سے گزر رہا ہوگا۔ جب ہم نے کسی کی بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تو اللہ بھی ہماری بیٹی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ نائل کے ہاتھوں میں لرزش ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ ہوا میں ملحق رہ گیا
था। इस एक लम्हे में इसे न जाने क्या क्या याद नहीं आया था। मैंने तुम्हारे सो कॉल्ड बाप से ख़रीदा है और वो भी पूरे 10 करोड़ में। कहो कि मेरा बाप एक निहायती घटिया और नीच इंसान है। अल्लाह का कहर नाजिल होगा तुम पर, और जिस तरह मैं तड़प रही हूँ बिल्कुल इसी तरह तुम भी तड़पोगे। मेरी बद्दुआ है नाइला अफंदी, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सबसे अजीज शख्स के हाथों रुस्वा करेगा। स्नेहा के साथ की गई हर एक ज्यादती, हर एक जुल्म इसकी आंखों के सामने गर्दिश करने लगा था। वो भी मासूम थी, बेगुनाह थी, बिल्कुल वानिया की तरह। तो क्या ये मकाफात अमल था? नाइल ने सर्द आँख खारिज की थी। आज आंखों पर से तमाम धुंध छट गई थी। सामने जो वो रूप देख रहा था वो उसके खुद का था, बेहद भयानक था। वानिया की आंख एक खंडरनुमा जगह पर खुली थी। उठते साथ ही इसने घूमते सर के साथ इर्द गिर्द देखा था। मैं कहाँ हूँ? अपना सर थामते ज़मीन से उठ खड़ी हुई थी जन्नत में। अपने उक़ुब से मर्दाना आवाज़ सुनते ही वो करंट खाकर पलटी थी। सामने इसी लड़के को देखकर इसकी आंखें हैरत से खुल गई थी। ये वही लड़का था जिससे कुछ देर पहले इसकी हाथापाई हुई थी। तुम? वानिया ने गुस्से से इसकी जानिब देखा था। हाँ मैं। वो अपनी ठोड़ी मसलते हुए इसके करीब आ रहा था। वानिया के कदम पीछे की जानिब उठाए थे। पीछे कदम बढ़ाते बढ़ाते वो किसी से टकराई थी। आह! एक चीख इसके मुंह से निकली थी और एक और लड़के ने इसे कलाई से थामा था। वो यकीनन इस लड़के का साथी था। छोड़ो मुझे! वो मज़ाहमत करती अपना आप छुड़वाने की कोशिश करने लगी थी। मैंने कहा छोड़ो। दूसरा लड़का भी चलता हुआ इस तक आया था। छोड़ो मुझे वरना क्या तुम्हारा हीरो आएगा और तुम्हें हमसे बचा लेगा। वानिया को ज़मीन पर धक्का दिए वो खबासत से हंसा था। इसका देखा देखी दूसरा लड़का भी हंसा था। आज की रात तो बहुत रंगीन गुजरनी है, इसने वानिया के हसीन सरापे का जायज़ा लेते हुए कहा था। वानिया की आंखों में लहू दौड़ आया था। जो भी था नाइला अफंदी की बहन थी और इसे ये गरूर और ये नखरा और ये गुस्सा विरासत में मिला था। वो दौर गया जब लड़कियों को अपनी हिफाजत के लिए किसी हीरो की ज़रूरत पड़ती है। मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ और मैं अपनी हीरो खुद हूँ। वो गुस्से से उठ खड़ी हुई थी। ओह, हम तो डर गए। वैसे मिस हीरो साहिबा क्या करेगी अब हमारे साथ? इस लड़के ने डरने की एक्टिंग की थी। तुम लोग बताओ, ज़िंदगी या मौत? वानिया ने एक तीखी मुस्कुराहट इनकी जानिब उछाली थी। साथ ही साथ अपना हाथ अपने गले में पहने हुए लॉकेट तक ले गई। जो आप दे दे हमें कबूल है। दूसरे लड़के ने इसकी जानिब बढ़ते इसके कान के पास सरगोशी की थी। ठीक है, मैं तुम दोनों को ज़िंदगी दूंगी क्योंकि मेरे भाई कहते हैं कि मौत सज़ा नहीं है बल्कि ज़िंदगी सज़ा है। इसने फुर्ती से अपने गले से लॉकेट उतारे इस लड़के के हाथ पर लगाया। वो तड़पता हुआ ज़मीन पर गिरा था। दूसरे लड़के ने इसकी जानिब बढ़ने की कोशिश की थी लेकिन वानिया ने इसी फुर्ती से वो लॉकेट इसके हाथ पर लगाया था। वो भी उसी पर ज़मीन बोस हुआ था। वो 2 मिनट इन दोनों को तड़पता हुआ देखती रही, फिर इन्हें ठुड्डा मारती हाथ झाड़ती वहाँ से गई थी। वानिया अफंदी नाम है मेरा, कोई आम इंसान थोड़ी हूँ। अपने भूरे बाल को एक अदा से झटकती वह मुसलसिल आगे बढ़ रही थी। वहाँ से निकले अब वो सड़क पर इधर उधर घूम रही थी। इसका फ़ोन इसके पास नहीं था, तभी तो इसे इतनी दुश्वारी हो रही थी। सुनसान सड़क के एक किनारे पर वो सांस लेने को रुकी थी। दरख्त पर हाथ रखते ही किसी नोकीली चीज़ से इसका हाथ पर कट लगा था। रात के अंधेरे में चांद की मध्यम रोशनी थी। इस रोशनी में वो बासानी अपने हाथ से बहता खून देख सकती थी। खून को देख वानिया की सांस उखड़ने लगी थी। मरी तो नहीं है ना? हम तो वो शैतान है जो मुर्दा को भी नहीं छोड़ते। ये तो फिर जिंदा है। जेम्स, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। आखिरकार इस पर ब्लैक मॉन्स्टर से पहले मेरी नज़र पड़ी थी। 4 लोग थे। गाड़ी, कुन, नैन, मॉम। अपना सर थामते वो वही बैठती चली गई थी। वानिया अफंदी एक बहुत बहादुर और निडर लड़की थी लेकिन ये हादसा इसे हमेशा ही बेबस कर देता था। वो सड़क के किनारे बैठी अपना सर थामे मुसलसल चिल्ला रही थी। तभी एक गाड़ी इसके पास आकर रुकी थी। कोई तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकलकर इसकी जानिब आया था। 4 लोग थे। मार दिया, ख़त्म कर दिया सब कुछ। वो अपने ही धुन में बोली जा रही थी। जब उस शख्स ने इसे पुकारा, वानिया ने नज़र उठाकर सामने देखा। शाहीन कहते साथ ही वो होश व हवा से बेगाना हो गई थी। वो शख्स इसे बाहों में भरे अपनी गाड़ी तक ले गया था। तो ये थी व्यूअर्स एंड रीडर्स आज की हमारी इस नावल की दूसरी किस्त। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल भी ज़रूर पसंद आएगी। चले जी, अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होती है। जब तक कि मुझे दीजिए इजाज़त और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक एंड कमेंट भी कर दिया करें। अब चले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।